अध्याय 181, अध्याय 150 प्यादा_1, अध्याय 150 प्यादा_1। अनुवादक 54,96,90,339। पूरे नॉर्थ सिटी में कितने लोग रहते हैं और इसकी वार्षिक आय कितनी है? राजस्व का टैक्स। इसके अलावा 50,000 घोड़ों के लिए पर्याप्त घोड़े पैदा करना संभव ही नहीं है। 1 साल से भी कम समय में भारी घुड़सवार सेना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पैसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि नॉर्थ प्रिंस मैंशन का कारोबार लाभदायक है, लेकिन आप इसे किसी भी तरह से गणना करें, ये 50,000 भारी घुड़सवारों के लिए आवश्यक कवच बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। एक और बात यह है कि नॉर्थ सिटी में उतने ज्यादा कारीगर नहीं हैं। पूरे ग्रेट सुम में केवल एक ही व्यक्ति है जो हथियार बना सकता है। 50,000 भारी घुड़सवार सेना, केवल उसी के पास इतने संसाधन हैं। वो व्यक्ति कौन है, इसका अंदाजा बिना सोचे समझे भी लगाया जा सकता है। वह व्यक्ति शाही महल के अंदर है। जब लू शुयून को होश आया तो उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उसे वास्तव में लगा कि उत्तरी राजकुमार अचानक जाग गया है, इस हद तक कि वह रात को सो नहीं पाता था। जब भी उसे कुछ देर पहले अपने महल में हुए रक्तपात की याद आती थी तो वह दहशत से भर जाता था। अब इस बारे में सोचते हुए लू शुयून को लगता है कि केवल उत्तरी राजकुमार से डरना एक अपमान की बात है। उसी क्षण लू शुयून के बगल में खड़े वांग युंग ने कहा, महामहिम निश्चिंत रहें, मेरी राय में सुम सम्राट का उत्तर राजकुमार को युवराज बनाने का कोई इरादा नहीं है। सम्राट की दृष्टि में उत्तर राजकुमार शतरंज की एक मोहरे से अधिक कुछ नहीं है। ये सर्वविदित है कि सुम सम्राट अपने चरम पर हैं और उनका युवराज नियुक्त करने का कोई इरादा नहीं है। अब जब उत्तर राजकुमार को अचानक 50,000 भारी घुड़सवार सेना मिल गई है तो ग्रेट सुम के लगभग सभी गुट और सेनाएं उस पर नजर रख रही हैं। यदि उत्तर राजकुमार वास्तव में सम्राट के इतने प्रिय हैं तो वे उन्हें सबके निशाने पर नहीं आने देंगे। वांग युंग की बातें सुनकर लू शुयून के होंठ हल्के से मुड़ गए। उसके मन में भी यही विचार आ रहे थे। उसे अब यकीन नहीं रहा कि उसके पिता सम्राट वास्तव में उसके 9वें भाई को इतना पसंद करते थे। अगर वह उसे पसंद करता तो वह उस समय नॉर्थ प्रिंस को प्रमुखता नहीं देता जब कुलीन परिवारों के साथ संघर्ष आसन था। उत्तर राजकुमार के पास इस समय 50,000 घुड़सवारों की भारी सेना है। एक बार जब उसके पिता ग्रेट सम के भीतर स्थित कुलीन परिवारों के खिलाफ कोई कदम उठाते हैं तो ये 50,000 घुड़सवार सेना उत्तर राजकुमार के लिए तलवार की तरह काम कर सकती है, जिससे वह गंभीर खतरे में पड़ जाएगा। उनके पिता का युवराज का नाम इतनी जल्दी घोषित करने का कोई इरादा नहीं था। भला वो युवराज पद के लिए अपने पसंदीदा उम्मीदवार का नाम इतनी जल्दी कैसे उजागर होने दे सकते थे? इससे उत्तरी राजकुमार एक आसान निशाना बन जाता। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या उनके पिता उत्तरी राजकुमार को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, इसकी संभावना और भी कम थी। ऐसे समय में उनके पिता अपने चुने हुए युवराज को ऐसी परीक्षाओं से कैसे गुजार सकते थे? आज के अशांत माहौल में एक भी गलत कदम नॉर्थ प्रिंस को भारी पड़ सकता है। जिंदगी, इसलिए नॉर्थ प्रिंस सिर्फ शतरंज का एक मोहरा हो सकता है, और विशेष रूप से एक शतरंज का मोहरा जिसका इस्तेमाल कुलीन परिवारों के खिलाफ किया जाता था। नॉर्थ प्रिंस की मां का परिवार चू परिवार है। नॉर्थ प्रिंस को आगे बढ़ाने से चू परिवार में दरार पैदा होने की पूरी संभावना है, जो इसका पहला परिणाम होगा। दूसरे, उत्तरी राजकुमार एक ऐसा राजकुमार है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसकी मृत्यु से सुम सम्राट को कोई दुख नहीं होगा, इसलिए वह एक आदर्श मोहरा है। उस समय लू शुयून ने व्यंग्य करते हुए कहा, मेरा मूल इरादा उससे सुलह करके साथ मिलकर बड़े बड़े काम करने का था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा करेगा। असल में मुझे अस्वीकार कर दिया। ये हास्यास्पद है। वह सोचता है कि अब जब उसे हमारे पिता का समर्थन प्राप्त है तो युवराज का पद उसका मुट्ठी में है। सचमुच अज्ञानता है। चूंकि उसने टोस्ट पीने से इनकार कर दिया है, इसलिए उसे जुर्माने के तौर पर कुछ पीना होगा। वह मेरे असभ्य व्यवहार के लिए मुझे दोष नहीं दे सकता। वांग युंग ने कहा, महामहिम, मेरी राय में चूंकि सभी राजकुमार अब उत्तरी राजकुमार से बचाव कर रहे हैं तो क्यों न हम इस अवसर का लाभ उठाकर अन्य राजकुमारों के साथ मिलकर सबसे पहले उसे ही खत्म कर दें। लू शुयून ने उदासीनता से कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। शुरू में तो मैं उसे मारकर चू परिवार का पूरा समर्थन हासिल करना चाहती थी। अब जब दक्षिण के सभी कुलीन परिवार मेरा साथ दे रहे हैं तो उत्तरी राजकुमार जिंदा है या मरा, ये बात मायने नहीं रखती। आखिरकार वह तो बस एक मोहरा है जिसे मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। हमारे पिता, वांग युंग ने कहा, लेकिन उत्तरी शहर की 50,000 भारी घुड़सवार सेना हमारे लिए एक बड़ा खतरा बनी हुई है। अगर हम उन 50,000 भारी घुड़सवार सेना को खत्म करने का कोई तरीका नहीं ढूंढते हैं तो इससे महाराज की महत्वाकांक्षाओं पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। सबसे अहम बात यह है कि मैंने सुना है कि शैडो गार्ड्स नॉर्थ सिटी गए हैं। स्टेट प्रीसेप्टर और शैडो गार्ड्स का एक ही समय पर नॉर्थ सिटी में आना संभवतः सम्राट के पास बर्बर जनजातियों के साथ हमारे संबंधों का सबूत है। सम्राट जल्द ही वांग परिवार के बर्बर जनजातियों के साथ मिलीभगत को बहाना बनाकर हम पर हमला करेंगे। वांग युंग की बातें सुनकर लू शुयून चुप हो गया। शुरू में वह केवल वैध उत्तराधिकार के माध्यम से सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहता था। उसका कभी भी सीधे विद्रोह शुरू करने का इरादा नहीं था। हालांकि उनके अपने पिता कुलीन परिवारों के प्रति बहुत पूर्वाग्रह रखते थे और जाहिर तौर पर उन पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। सैद्धांतिक रूप से उसे इस समय कुलीन परिवारों से दूरी बनाए रखनी चाहिए ताकि वह किसी तरह के आरोप में फंसने से बच सके। लेकिन उनकी मां वांग परिवार से हैं। अगर वांग परिवार विद्रोह करता है तो इसका असर उन पर जरूर पड़ेगा और वे सिंहासन पाने का अपना मौका उसी तरह खो देंगे।
इसके अलावा कुलीन परिवार इस समय उनकी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। उनके हित पहले से ही उनसे जुड़े हुए हैं। वह एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जहां कुलीन परिवारों से संबंध तोड़ना असंभव है। यदि उसके पिता दक्षिण के कुलीन परिवारों पर हमला करते तो वह निश्चित रूप से प्रभावित होता। इसलिए उसके पास केवल एक ही रास्ता बचता है, विद्रोह। हालांकि अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करने वाले बेटे की जनता द्वारा निंदा होना तय है। सफलता को छोड़ दें तो अगर वह सफल भी हो जाता है तो संभवतः उसे 1000 साल तक शाप झेलना पड़ेगा। भले ही वह ग्रेट सुम पर अच्छी तरह से शासन करने में कामयाब हो जाए, लेकिन उसके विद्रोह करने का तथ्य हमेशा उसकी प्रतिष्ठा पर एक धब्बा रहेगा। यदि संभव हो तो लू शुयून सीधे विद्रोह करने के बजाय अपने पिता पर विभिन्न दबाव डालकर उन्हें आक्रमण करने का विचार छोड़ने के लिए मजबूर करना पसंद करेगा। कुलीन परिवार। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद लू शुयून ने कहा, यदि उत्तरी शहर की 50,000 भारी घुड़सवार सेना को भंग कर दिया जाए तो क्या मेरे पिता कुलीन परिवारों पर हमला करने की अपनी योजना को छोड़ देंगे? अध्याय 182, अध्याय 150 प्यादा _2, अध्याय 150 प्यादा _2। अनुवादक 54,96,90,339। ये प्रश्न सुनकर वांग युंग ने कहा, महामहिम, वास्तव में ऐसी संभावना है। सम्राट लंबे समय से हमारे प्राचीन परिवारों को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन हमारी शक्ति और प्रभाव को लेकर चिंताओं के कारण वे हमें केवल दरबार में ही दबाने में सक्षम रहे हैं। उन्होंने कभी भी किसी प्राचीन परिवार पर सीधे हाथ डालने का साहस नहीं किया है। सम्राट द्वारा सैन्य शक्ति पुनः प्राप्त करने के बाद भी वह परिवारों के खिलाफ कार्रवाई करने में हिचकिचाता रहा, लेकिन उत्तरी शहर से आए 50,000 भारी घुड़सवारों के साथ मामला अलग है। ये सैनिक पूरी तरह से सम्राट के अपने हैं और कोई भी परिवार इस घुड़सवार सेना के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, यहाँ तक कि एक भी जासूस नहीं भेज सकता। ये कहा जा सकता है कि यह सम्राट का सबसे मजबूत हथियार है और परिवारों के खिलाफ कार्रवाई करने में उनका सबसे बड़ा भरोसा है। इस कार्ड के बिना सम्राट का आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा। अगर इस समय हमारे परिवार अन्य राजवंशों के साथ मिलकर सम्राट पर दबाव डालें तो अंततः उनके पास समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। वांग युन के विश्लेषण को सुनने के बाद लू शुयून कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई, फिर बोली, ऐसे में हमारा अगला कदम अपने कुछ भाइयों के साथ मिलकर उत्तरी शहर की 50,000 भारी घुड़सवार सेना को ध्वस्त करने का रास्ता खोजना है, जिससे आदर्श रूप से मेरे पिता को अपनी मूल योजनाओं को छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सके। विद्रोह करना हमेशा अंतिम उपाय होता है। मेरा मानना है कि मेरे भाई भी उस 50,000 घुड़सवारों की भारी सेना से बहुत सावधान हैं। वांग युंग ने भी यही बात दोहराई, महामहिम जो कह रहे हैं वह सच है। इसके बाद वे नॉर्थ सिटी की 50,000 भारी घुड़सवार सेना को भंग करने की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए। इस दौरान इंपीरियल पैलेस, शाही उद्यान, पीले रंग के ड्रैगन वस्त्र पहने सुम सम्राट कमल के तालाब के किनारे खड़े होकर मछलियों को इधर उधर तैरते हुए देख रहे थे। उसी समय सिटू से कमल के तालाब के किनारे बने मंडप में मौजूद थे। सम्राट ने मुंह खोलकर पूछा, आप हाल ही में चेन से मिले थे, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? सिटू से ने एक वाक्य में उत्तर दिया, उसमें महान पूर्वज की महत्वाकांक्षा है। ये सुनकर सम्राट का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि स्वाभाविक रूप से उन्हें सिटू से द्वारा लू चेन की प्रशंसा सुनना पसंद नहीं था, जो उनका सबसे कम पसंदीदा बच्चा था। फिर भी सम्राट ने इस पर और गहराई से विचार नहीं किया। वे मुस्कुराए और बोले, मुझे उम्मीद नहीं थी कि राजकीय गुरु चेन को इतना सम्मान देंगे। आगे बढ़ते हुए सम्राट ने पूछा, राजगुरु जी, आपने उत्तर नगर में कुछ समय बिताया होगा, इसलिए आपको वहाँ के मामलों की कुछ जानकारी अवश्य होगी। कुछ ऐसे बिंदु हैं जो मुझे असमंजस में डाल रहे हैं और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे संदेह दूर करें। सिटू से ने उत्तर दिया, महामहिम कृपया बोलिए। सम्राट ने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा, विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर मुझे वानिंग घाटी में हुए युद्ध का मोटा मोटा अंदाजा तो है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि चेन 50,000 भारी घुड़सवारों के साथ भी बर्बर जनजाति की 3 लाख सैनिकों की मजबूत सेना को इतनी आसानी से कैसे हरा सकता था। इसके अलावा जनरल लिन की रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी शहर में केवल 20 से 30,000 सैनिक ही मारे गए, जो महान राजवंशों के इतिहास की तुलना में एक अविश्वसनीय हताहत दर है। लेकिन युद्ध क्षेत्र को वास्तव में शाही सेना द्वारा साफ कर दिया गया था और मृतकों की संख्या की गिनती भी शाही सेना द्वारा ही की गई थी, जिससे इसकी सत्यता पर कोई संदेह नहीं रह जाता। मुझे ये जानने की बहुत उत्सुकता है कि चेन किस प्रकार की सेना का नेतृत्व करता है कि वह केवल 20 से 30,000 सैनिकों के नुकसान के साथ 3 लाख बर्बर घुड़सवारों को हरा सका, विशेष रूप से वानिंग घाटी में, जो कि गतिशीलता को सीमित करने वाला इलाका है और आमने सामने की लड़ाई को अनिवार्य बनाता है। राजगुरु जी, चूंकि आप कुछ समय से उत्तरी शहर में हैं, आपने चेन की घुड़सवार सेना को अवश्य देखा होगा और उनकी स्थिति से परिचित होंगे। सम्राट ने सिटू से को उत्तरी शहर जाने का आदेश दिया था, जाहिर तौर पर केवल लू चेन को संदेश देने या उसे बड़े बड़े वादों से लुभाने के लिए नहीं। वह चाहता था कि सिटू से खुद देखे कि उत्तरी शहर में किस तरह के राक्षस और दानव छिपे हुए हैं, जिन्होंने उत्तरी राजकुमार को इतने कम समय में 50,000 भारी घुड़सवार सेना जुटाने की अनुमति दी। एक ग्रैंडमास्टर होने के नाते सिटू सी के लिए कहीं भी घुसपैठ करना आसान था, और अगर किसी ने उसे देख भी लिया तो वह आसानी से वहां से निकल सकता था। सम्राट की बातें सुनकर सिटू से ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, क्योंकि वह सम्राट के प्रश्न को भलीभांति समझ रहा था। उसने सीधे कहा, महाराज, मैंने वास्तव में उत्तर राजकुमार के नेतृत्व में भारी घुड़सवार सेना देखी, और अवलोकन करने पर इस घुड़सवार सेना के अधिकांश सैनिकों की शक्ति प्रथम श्रेणी से ऊपर प्रतीत होती है। सिटू से की यह बात सुनकर सम्राट की भौहें तुरंत
जेल की आकृति में सिकुड़ गईं। उनके पुत्र को इतने सारे मार्शल आर्टिस्ट कहाँ से मिले थे जिनसे उन्होंने लगभग 50,000 प्रथम श्रेणी के सैनिकों की सेना तैयार की थी। सिटुसी ने आगे कहा, बेशक मेरा मानना है कि महाराज को इस भारी घुड़सवार सेना की वास्तव में कोई चिंता नहीं है। आप वास्तव में जिस बात की परवाह करते हैं वह है उत्तरी शहर में एक ग्रैंडमास्टर की उपस्थिति की संभावना। दरअसल सम्राट वास्तव में ये जानना चाहते थे कि क्या उत्तरी शहर में कोई ग्रैंडमास्टर मौजूद है। जनरल लिन शियुमिंग की रिपोर्ट में युद्ध के मैदान में एक ग्रैंडमास्टर की संदिग्ध उपस्थिति का उल्लेख था, लेकिन वे इसकी पुष्टि करने में असमर्थ थे। यदि सचमुच कोई ग्रैंडमास्टर उभरता तो युद्ध की जीत इतनी अजीब नहीं लगती, लेकिन ग्रैंडमास्टर आम बात नहीं थे, तो नॉर्थ सिटी में भला कोई ग्रैंडमास्टर कैसे हो सकता था। ये बात सम्राट की समझ से परे थी। इसके अलावा सम्राट ने शैडो गार्ड्स को पहले ही जांच का आदेश दे दिया था। उन्हें मिली जानकारी के अनुसार मिस्टीरियस मून पैलेस ने अभी अभी उनके बेटे से संपर्क करना शुरू किया था और नॉर्थ सिटी को कोई सहायता प्रदान नहीं की थी। ये कहा जा सकता है कि रहस्यमयी चंद्र महल ने उत्तरी राजकुमार में निवेश करने का फैसला उसकी क्षमता के कारण किया, न कि इसलिए कि उसने उसकी सहायता की, और यही कारण है कि उत्तरी राजकुमार ने अपनी शक्ति में वृद्धि की। इससे ये सवाल उठा कि अगर लू चेन की मदद करने वाला रहस्यमयी चंद्र महल नहीं था तो कौन सी शक्ति गुप्त रूप से उसकी सहायता कर रही थी, जिसने उसे अचानक 50,000 भारी घुड़सवारों की कमान संभालने की अनुमति दी और यहाँ तक कि उत्तरी शहर में एक ग्रैंडमास्टर के संदिग्ध सुरागों तक भी पहुँचाया। अध्याय 183, अध्याय 150 प्यादा _3, अध्याय 150 प्यादा _3। अनुवादक 54,96,90,339। इसके बाद सुम सम्राट ने पूछा, तो क्या राजकीय गुरु का मानना है कि वास्तव में एक ग्रैंडमास्टर उत्तरी शहर में प्रकट हुआ था? सिटुसी ने उत्तर दिया, मैं निश्चित रूप से ये कहने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन युद्ध के मैदान की स्थिति को देखते हुए ये वास्तव में संभव है कि वानिंग घाटी की लड़ाई में एक ग्रैंडमास्टर शामिल था। सिटुसी की प्रतिक्रिया सुनकर सुम सम्राट गहन चिंतन में डूब गए। अब उसे ऐसा क्यों लगने लगा था कि उसका बेचारा बेटा दिन ब दिन और भी रहस्यमय होता जा रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह सचमुच उसका बच्चा न हो? ये सोचकर सुम सम्राट का चेहरा अत्यंत विकृत हो गया। जब लू चेन का जन्म हुआ था तब से ही उसे शक था कि लू चेन उसका बच्चा नहीं है। आखिर चू युए के साथ रहते हुए वह कभी पूरी तरह होश में नहीं रहता था। उनके साथ बिताए पल हमेशा धुंधले से ही घिरे रहते थे। कौन कह सकता था कि चू युए ने जिस बच्चे को जन्म दिया था वह सचमुच उसका ही था? यदि चू परिवार का समर्थन हासिल करने की आवश्यकता न होती तो वह कभी भी चू युए से शादी नहीं करता, क्योंकि उसे उसके प्रति कोई स्नेह नहीं था। इसके अलावा उन्हें ये भी आभास हो गया था कि चू युए भी उनकी सेवा नहीं करना चाहती थी। उनकी मुलाकातें बेहद कम हुई थीं, जिससे उनके बच्चे को गर्भ धारण करने की संभावना बहुत कम थी। इसी वजह से सुम सम्राट को हमेशा संदेह रहता था कि चू युए का किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध है और लू चेन उसी पुरुष का बच्चा है। फिर भी उन्हें कभी कोई सबूत नहीं मिला। वर्षों से वे इस मामले पर लगातार विचार करते रहे। चू युए की मृत्यु के बाद भी उन्होंने शैडो गार्ड को चू युए के करीबी लोगों की जांच जारी रखने का आदेश दिया ताकि लू चेन के जैविक पिता की पहचान की जा सके, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। सौभाग्यवश लू चेन हमेशा से ही काफी निकम्मा रहा था, इसलिए सुम सम्राट ने उसे सीधे उत्तरी शहर में तैनात कर दिया। हालांकि उत्तरी शहर में पहुंचते ही लू चेन का अप्रत्याशित उत्थान हुआ और वह एक ऐसी शक्ति बन गया जो महान सुम साम्राज्य के लिए खतरा बन सकता था। इससे सुम सम्राट का संदेह और भी गहरा गया। ये पूरी तरह संभव था कि लू चेन उनका अपना बेटा न हो और लू चेन की तीव्र उन्नति का कारण उसके जैविक पिता की सहायता हो सकती है। ऐसे विचारों से सुम सम्राट को ऐसा महसूस हुआ मानो उन्होंने मल खा लिया हो। हालांकि चू युए की मृत्यु हो चुकी थी, फिर भी उसे बहुत अपमान महसूस हुआ। उस समय की परिस्थितियों के कारण उसे जिस महिला से प्यार नहीं था उससे शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, और यहाँ तक कि उसके गर्भ में किसी दूसरे पुरुष से पैदा हुए बच्चे को भी स्वीकार करना पड़ा था। एक ऐसी महिला जिसने अंततः उसकी प्रेमिका की मृत्यु का कारण बनी। ये याद करके वह बेहद पीड़ा में था। अपनी पीड़ा के बावजूद अभी उत्तर के राजकुमार के विरुद्ध कार्रवाई करने का समय नहीं था। उसने इतने वर्षों तक अपमान सहा था, कुछ और वर्षों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कुलीन परिवारों के साथ मुद्दों को सुलझाने के बाद लू चेन से निपटेगा। फिलहाल उन कुलीन परिवारों को डराने के लिए उसे अभी भी लू चेन की 50,000 भारी घुड़सवार सेना की जरूरत थी। जब से यह बात फैली कि उत्तरी शहर में 50,000 भारी घुड़सवार सेना है, तब से लगभग सभी कुलीन परिवारों का मानना था कि ये सैनिक सुम सम्राट के हैं, और वे अचानक बहुत अधिक आज्ञाकारी हो गए। 50,000 भारी घुड़सवारों की ताकत के बल पर यदि वह एक कुलीन परिवार को अनुशासित कर लेता है तो अन्य परिवारों को विद्रोह पर विचार करने से पहले अपनी शक्ति का सावधानीपूर्वक आकलन करना होगा। यह उसके लिए अच्छी बात थी। ये सोचकर सुम सम्राट ने व्यंग्यपूर्वक कहा, किसने सोचा होगा कि मैं सम्राट कुलीन परिवारों को डराने के लिए अपने ही पुत्र के हाथों में निहित शक्ति पर निर्भर रहूंगा। मैं कितना निष्प्रभावी सम्राट बन गया हूँ। जब सुम सम्राट ने अचानक ग्रैंडमास्टर के बारे में बात करना बंद कर दिया तो सिटुसे ने उत्सुकता से पूछा, क्या महाराज को ये जानने की उत्सुकता नहीं है कि उत्तरी शहर का ग्रैंडमास्टर कहाँ से आया है? सुम सम्राट ने उदासीनता से कहा, उत्तरी शहर के मामलों को फिलहाल एक तरफ रख दें। शैडो गार्ड ने वांग परिवार और बर्बर जनजाति की मिलीभगत के पर्याप्त सबूत पहले ही जुटा लिए हैं। मैंने इतने सालों तक अपमान सहा है, अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। अध्याय 184, अध्याय 151। अब से मैं नन्यान को और अधिक दंडित करने में तुम्हारी अवश्य सहायता करूंगा। अध्याय 151,
अब से मैं नन्यान को और अधिक दंडित करने में तुम्हारी अवश्य सहायता करूंगा। अनुवादक 54,96,9339। नॉर्थ प्रिंस मैंशन, स्प्रिंग साउंड कोर्ट। शियाओ वेन्याओ का कमरा। शियाओ वेन्याओ बिस्तर पर पूरी तरह से फैली हुई लेटी थी। उसका सिर तकिए में दबा हुआ था। वह अपना सिर उठाने और अपने बगल में लेटे हुए आदमी को देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। शियाओ वेन्याओ को इस तरह देखकर उसके बगल में खड़े लू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, याओ याओ, अब जब तुम मेरी पत्नी हो तो तुम अभी भी इतनी शर्मीली क्यों हो? ये सुनकर जियाओ वेन्याओ कुछ नहीं बोली। उसने अपना सिर तकिए में ही दबाए रखा। इस समय जियाओ वेन्याओ को असहनीय शर्म महसूस हो रही थी। उसने ये नान्यान की बात पर विश्वास किया था, जब तक वह लू चेन की कमजोरी का फायदा उठाती रहेगी तब तक उसके पास उससे निपटने का कोई रास्ता नहीं होगा और उस समय यह उसकी जीत होगी। अंततः उसने ये नान्यान की विधि का प्रयोग किया और ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसने लू चेन को फंसा लिया हो। लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो गया कि यह लू चेन को फंसाने का तरीका बिल्कुल नहीं था। वह अपनी मर्जी से आने जाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र था। उस झूठे येल नान्यान ने तो उसे ये भी बताया था कि लोग जीत की खुशी में चिल्लाते हैं। इसका जीत से बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं था। वह बस इसलिए चिल्लाई क्योंकि जैसे ही उसने सोचा कि वह नान्यान जैसी बन गई है, शियाओ वेन्याओ का चेहरा बेहद गर्म हो गया। जीत की उन तथाकथित चीखों पर उसका बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं था। येल नान्यान, वह दुष्ट स्त्री, ने वास्तव में उसे धोखा दिया, जबकि वह पवित्र और दयालु थी। ये देखकर कि शियाओ वेन्याओ अभी भी अपना सिर तकिए पर रखे हुए है, लू चेन ने हाथ बढ़ाकर उसके नितंबों पर एक थप्पड़ मारा और फिर कहा, अगर तुम अभी नहीं उठी तो मुझे वही करना पड़ेगा जो हमने अभी किया था। ये सुनकर जियाओ वेन्याओ झट से पलट गई। उसकी आंखों में शरद ऋतु के जल जैसे आंसू भर आए और उसने लू चेन को देखा, फिर धीरे से कहा, राजकुमार, महाराज, ये सेविका। इससे पहले कि शियाओ वेन्याओ अपना वाक्य पूरा कर पाती, लू चेन ने सीधे उसके शरीर को अपनी बाहों में खींच लिया और शियाओ वेन्याओ का दिल अचानक एक चौंके हुए हिरण के बच्चे की तरह फड़फड़ाने लगा। हालांकि अतीत में वह भोली थी, हमेशा सोचती थी कि उसके पिता उसकी माँ और उन महान सुम महिलाओं को प्रताड़ित कर रहे हैं और हमेशा मानती थी कि लू चेन केवल येल नान्यान को प्रताड़ित करने के लिए उसके कमरे में गया था। लेकिन खुद इसका अनुभव करने के बाद उसकी मानसिकता पूरी तरह से परिपक्व हो गई और अंततः उसे समझ में आया कि यह बिल्कुल भी प्रताड़ना नहीं थी। बेशक यह वैसा भी नहीं था जैसा येल नान्यान ने उसे पहले बताया था कि लोग जीत पर जोर जोर से जयकार करते हैं। येल नान्यान ने ही उसे धोखा दिया था और येल नान्यान लू चेन को उसकी कमजोर जगह पर फंसाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रही थी। शियाओ वेन्याओ को भी अपने दिल में ये बात स्पष्ट थी कि लू चेन में कोई कमजोरी नहीं थी, कमजोरी तो खुद उसमें थी। इसमें कोई हैरानी नहीं कि उसकी माँ ने उसे हमेशा यही सिखाया था कि वह अपनी कमजोरियों को अपने पसंद के अलावा किसी और पुरुष के सामने जाहिर न करे। अब उसे समझ में आ गया था कि उसकी माँ उससे ऐसा क्यों कहती थी। भले ही वह कितनी भी शक्तिशाली हो और उच्च स्तर की हो, एक बार जब वह अपनी कमजोरी उजागर कर देती है तो वह दूसरे पक्ष से हार सकती है। उदाहरण के लिए, लू चेन द्वारा अभी अभी उसकी कमजोर कड़ी को निशाना बनाने के बाद वह तुरंत असहाय महसूस करने लगी, जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। ये सोचते ही शियाओ वेन्याओ का चेहरा फिर से बेहद लाल हो गया। भविष्य में वह केवल लू चेन के सामने अपनी कमजोरियों को उजागर करके ही उसके प्रति अपनी वफादारी दिखा पाएगी। अगर लू चेन उसकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहती है तो उसे इसे स्वीकार करना होगा। इस समय शियाओ वेन्याओ लू चेन की बाहों में सिमटकर दुबकी हुई थी, हिलने की हिम्मत भी नहीं कर रही थी। लू चेन ने शियाओ वेन्याओ के नितंबों पर फिर से थप्पड़ मारा और हंसते हुए कहा, सच कहूं तो तुम मैदानी महिलाओं की टांगों की मांसपेशियां वाकई बहुत मजबूत होती हैं। क्या इसका संबंध बार बार घुड़सवारी करने से है? शियाओ वेन्याओ ने धीरे से जवाब दिया, ऐसा ही होना चाहिए। शियाओ वेन्याओ के नर्म जवाब को सुनकर लू चेन मुस्कुराया। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि शियाओ वेन्याओ उसकी बात का मतलब नहीं समझ पाए, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर लू चेन ने पूछा, याओ याओ, क्या तुम अब भी मुझसे नफरत करती हो? आखिरकार तुम्हारे पिता को मैंने ही मारा था। अगर तुम्हारे पिता अभी भी जीवित होते तो तुम अभी भी आकाश भेड़िया राजा जनजाति की राजकुमारी होती। ये सुनकर जियाओ वेन्याओ थोड़ी स्तब्ध रह गई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और जवाब दिया, महाराज, इस सेविका ने कभी आपके प्रति कोई द्वेष नहीं रखा। मेरे पिता की मृत्यु का महाराज से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने एक स्त्री के कारण यह विपत्ति स्वयं मोल ली और यहाँ तक कि स्काई वुल्फ किंग जनजाति के 1 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु का कारण भी बने। लू चेन ने मुस्कुराते हुए शियाओ वेन्याओ के बालों पर हाथ फेरा और कहा, ओह, तो क्या अब तुम्हारे मन में नान्यान के प्रति कोई द्वेष है? शियाओ वेन्याओ ने उत्तर दिया, कुछ दिन पहले इस नौकरानी को वाकई सिस्टर नान्यान से नफरत थी, लेकिन मैंने इसे अपने मन से भुला दिया है। सिस्टर नान्यान तो बस एक औरत है, वह अपना भाग्य खुद तय नहीं कर सकती। अगर मेरे पिता उससे शादी करने पर अड़े रहते तो बहन नानयन को मानना ही पड़ता। बहन नानयन की पहले की यह घोषणा कि वह उत्तर शहर को हराने के बाद ही मेरे पिता से शादी करेगी महज समय खरीदने की एक कोशिश थी। शांत होने के बाद जियाओ वेन्याओ को एहसास हुआ कि वह और येल नान्यान बहुत हद तक एक जैसी हैं और येल नान्यान पहले ही कुछ ऐसा अनुभव कर चुकी है जो वह अनुभव नहीं करना चाहती थी। आखिरकार उसने अभी तक उत्तरी फ्रे राजा से शादी नहीं की थी, जबकि येल नान्यान ने पहले ही पूर्व स्काई वुल्फ किंग से शादी कर ली थी। पूर्व स्काई वुल्फ किंग काफी हद तक नॉर्थ फ्री किंग जैसा ही था, एक बूढ़ा व्यभिचारी। शियाओ वेन्याओ ने मन ही मन सोचा कि येल नान्यान ने ऐसा वादा सिर्फ उसके पिता को हतोत्साहित करने के लिए किया था,
किसने सोचा होगा कि उसके पिता सचमुच 3 लाख सैनिकों की सेना इकट्ठा करके उत्तरी शहर पर हमला करने आएंगे और वहां उन्हें एक भयानक हार का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा जियाओ वेन्याओ को अब अपने पिता से केवल घृणा ही महसूस होती थी, क्योंकि उन्होंने उसकी प्यारी माँ को जहर दे दिया था। उसके दिल में उसका पिता एक राक्षस था। अध्याय 185। अध्याय 151। तब मैं नन्यान को और अधिक दंडित करने में तुम्हारी अवश्य सहायता करूंगा। भाग 2। अध्याय 151। तब मैं नन्यान को और अधिक दंडित करने में तुम्हारी अवश्य सहायता करूंगा। भाग 2। अनुवादक 54,96,339। लू चेन ने उसके पिता राजा को मार डाला था, लेकिन ऐसा करके उसने उसका बदला ले लिया था। बेशक एक और कारण था जिसकी वजह से शियाओ वेन्याओ लू चेन की विशेष रूप से आभारी थी। उसने उसे दुख भरे जीवन से मुक्ति दिलाई थी। अब उसे उत्तर के राजा उस भयानक बूढ़े व्यक्ति से शादी नहीं करनी पड़ेगी जो लोगों को खा जाता था और कभी स्नान नहीं करता था। हालांकि नॉर्थ फ्री किंग और नॉर्थ प्रिंस के खिताबों में केवल एक अक्षर का अंतर था, लेकिन उनके बीच का अंतर आकाश और पृथ्वी जितना विशाल था। वह हर रोज लू चेन के सामने अपनी दुर्बलता को उजागर करना और लू चेन को उसका उपहास उड़ाने देना ज्यादा पसंद करेगी, बजाय इसके कि वह उत्तरी फ्री के राजा से शादी करके उसकी रानी बने। उत्तरी फ्रे के राजा की रानियों की इतनी अधिक संख्या में मृत्यु हो चुकी थी कि वह उनकी गिनती भी नहीं कर सकती थी। यदि वह उत्तरी फ्रे के राजा से विवाह करती तो वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उसे किस प्रकार के व्यवहार का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा नॉर्थ प्रिंस मैंशन में जीवन बिताना वह हमेशा से चाहती थी। मैंशन में आने के बाद से उसके दिन घास के मैदानों की तुलना में कहीं अधिक आरामदायक हो गए थे। बेशक नॉर्थ प्रिंस मैंशन में रहने का एक नकारात्मक पहलू भी था, वहाँ उतनी आज़ादी नहीं थी। वह जहाँ चाहे वहाँ घूम नहीं सकती थी और उसे हर दिन मैंशन में ही रहना पड़ता था। वह अपनी इच्छा अनुसार कभी भी घुड़सवारी के लिए भी बाहर नहीं जा सकती थी। सोच विचार करने पर वह अब उत्तर के राजकुमार की एक दासी मात्र रह चुकी थी। लू चेन उसे ऐसे ही घूमने कैसे दे सकता था? अगर वह भागने की कोशिश करती तो क्या होता? हालांकि वह भागने की कोशिश बिल्कुल नहीं करती। शियाओ वेन्याओ की बातें सुनकर लू चेन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आखिरकार शियाओ वेन्याओ के इस तरह सोचने से वह बेहद खुश था। उसे इस बात की भी चिंता थी कि कहीं शियाओ वेन्याओ येल नान्यान के प्रति मन में द्वेष न पाल ले। अब जबकि दोनों महिलाएं उसकी थीं, उसके हरम में आपसी नफरत के साथ लगातार होने वाला संघर्ष निश्चित रूप से उसके लिए सुखद स्थिति नहीं होगी। शियाओ वेन्याओ द्वारा येल नान्यान के प्रति अपनी नफरत को त्यागने की क्षमता देखकर लू चेन को बहुत खुशी हुई। उस समय शर्माते हुए गालों के साथ शियाओ वेन्याओ ने कहा, इसके अलावा राजकुमार ने मेरी ओर से नान्यान को पहले ही दंडित कर दिया है। अगर मुझे कोई गुस्सा था भी तो वह अब शांत हो गया है। लू चेन तुरंत समझ गया कि शियाओ वेन्याओ किस सजा का जिक्र कर रही है और उसने आगे कहा, तो अब से मैं तुम्हारे लिए नान्यान को और ज्यादा सजा दूंगा ताकि तुम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सको। मैं राजकुमार को धन्यवाद देती हूँ, जियाओ वेन्याओ ने शर्मिंदा होकर जवाब दिया। शियाओ वेन्याओ द्वारा खुद को लगातार दासी कहने की बात सुनकर लू चेन हंस पड़ा और बोला, तुम्हें भी मेरी रखी हुई रखेल माना जाता है? तुम्हें खुद को दासी मानने में इतना आनंद क्यों आता है? बोलते हुए लू चेन शियाओ वेन्याओ के कान के पास झुक गया और धीमी लेकिन मोहक आवाज में बोला, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ एक दासी जैसा व्यवहार करूं? जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, लू चेन ने शियाओ वेन्याओ के कान में फूंक मारी और उसे तुरंत अपने शरीर पर रोंगटे खड़े होने का एहसास हुआ। शियाओ वेन्याओ अभी कुछ बोल ही रही थी कि अचानक लू चेन ने उसे बाहों में भर लिया और पलट दिया। उसने जल्दी से कहा, मेरे राजकुमार, मैं। शियाओ वेन्याओ ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि लू चेन ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, चूंकि तुम्हें दासी की तरह व्यवहार करना पसंद है तो मैं तुम्हें बता दूं कि एक दासी को क्या करना चाहिए। खासकर इसलिए क्योंकि पड़ोस वाली वो चालाक औरत मुझसे डरकर भाग गई है और वापस आने की हिम्मत नहीं करती। लू चेन की बातें सुनकर जियाओ वेन्याओ को तुरंत एक अशुभ पूर्वाभास हुआ और उसने जल्दी से कहा, मेरे राजकुमार, मैं। इससे पहले कि शियाओ वेन्याओ अपनी बात पूरी कर पाती, लू चेन ने एक बार फिर उसका मुंह बंद कर दिया। जब लू चेन अपने अध्ययन कक्ष में गए तो लगभग रात हो चुकी थी और एक महिला दासी होने का दावा करने वाली महिला बेहोश पड़ी थी। अंत में येल नान्यान ने नौकरानियों को बुलाकर उसकी देखभाल करवाए। जैसे ही लू चेन अपने अध्ययन कक्ष के द्वार पर पहुंचा, उसने देखा कि ठंडी और उदासीन बाई किंग दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। लू चेन को अध्ययन कक्ष की ओर आते देख बाई किंग ने तुरंत झुककर कहा, ये सेविका राजकुमार को प्रणाम करती है। औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद बाई किंग ने भावहीन चेहरे से कहा, कमांडर किन यहाँ आए थे और वे उत्तरी भूमि से खुफिया जानकारी लाए हैं। उन्होंने आपको इसे देखना याद रखने के लिए कहा है। ये सुनकर लू चेन क्षण भर के लिए अचंभित रह गया। उसका इरादा अपने सामने खड़ी बर्फीली सुंदरता को छेड़ने का था, लेकिन जैसे ही उत्तरी भूमि से मिली जानकारी का जिक्र हुआ, लू चेन ने ऐसा करने की इच्छा तुरंत खो दी। अब उत्तरी क्षेत्र से कौन सी महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी मिल सकती है? इससे लू चेन में थोड़ी जिज्ञासा पैदा हुई। फिलहाल पूरे उत्तरी क्षेत्र में केवल उत्तरी फ्रे राजा की थोड़ी बड़ी बर्बर जनजाति ही बची है ना? लू चेन तुरंत अध्ययन कक्ष में दाखिल हुआ। किन युशान द्वारा भेजी गई खुफिया जानकारी उठाई और उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। खुफिया जानकारी को पढ़कर लू चेन कुछ हद तक अचंभित रह गया।
खुफिया जानकारी के अनुसार स्काईवुल्फ किंग की जनजाति के जो अवशेष घास के मैदानों में रह गए थे उन्हें नॉर्थ फ्रे किंग की जनजाति के लोगों ने ढूंढ निकाला और फिर उन्हें सर्दियों के दौरान नॉर्थ सिटी पर हमला करने के लिए बुलावा भेजा। इसका परिणाम ये हुआ कि स्काईवुल्फ किंग की जनजाति के लोगों ने तुरंत आपत्ति जताई, क्योंकि उनके राजा द्वारा उत्तरी शहर पर किए गए हमले के कारण ही अंततः पूरी स्काईवुल्फ किंग जनजाति उत्तरी शहर में समाहित हो गई थी और उन्होंने घास के मैदानों पर अपनी खानाबदोश जीवन शैली को इसलिए जारी रखा था क्योंकि वे उत्तरी शहर में शामिल नहीं होना चाहते थे। इसलिए जब नॉर्थ फ्री के राजा ने इस समय नॉर्थ सिटी पर दोबारा हमला करने के इरादे से एक समन जारी किया तो उन्होंने इसे एक मजाक समझा। वे निश्चित रूप से नॉर्थ सिटी में मरना नहीं चाहते थे। स्काईवुल्फ किंग के कबीले के कुछ बर्बर लोग तुरंत उत्तरी शहर की ओर दौड़े और जियाओ पेंथियन को उत्तरी फ्री किंग की सर्दियों में उत्तरी शहर पर हमला करने के लिए एक विशाल सेना जुटाने की योजना के बारे में सूचित किया। जियाओ पेंथियन ने तुरंत ब्रोकेड गार्ड को ये सूचना उत्तरी राजकुमार के महल तक पहुंचाने का आदेश दिया। लू चेन कुछ अवाक रह गया। क्या नॉर्थ फ्री किंग सर्दियों में नॉर्थ सिटी पर हमला करने की योजना बना रहा है? क्या उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ थी? अतीत में जब बर्बर जनजातियां दक्षिण की ओर जाती थीं, तो उनका मुख्य उद्देश्य ठंड शुरू होने से पहले सर्दियों के लिए कुछ भोजन इकट्ठा करना और कुछ महिलाओं को अपने साथ वापस ले जाना होता था। जैसे ही सर्दी आती, घास के मैदानों में बर्फीले तूफान चलने लगते, जिससे सैनिकों का आवागमन बेहद मुश्किल हो जाता। आकाश भेड़िया राजा का कबीला पहले कभी सर्दियों में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन उत्तरी फ्रे राजा ने अब इतनी धृष्टता दिखाई। हालांकि अगर उत्तरी फ्रे राजा सचमुच आ जाए, खासकर 2 महीने बाद, तो वह उसका हार्दिक स्वागत करेगा। अब पूरे उत्तरी क्षेत्र में केवल उत्तरी फ्रे राजा की शक्तिशाली बर्बर जनजाति ही बची थी। एक बार उत्तरी फ्रे राजा का सफाया हो जाने पर उत्तरी क्षेत्र की बाकी बर्बर जनजातियां छोटी और डरने लायक नहीं रह जाएंगी, जिससे उन सभी को वश में करना आसान हो जाएगा। लू चेन ने वास्तव में बहुत पहले ही इस बारे में सोच लिया था कि उत्तरी फ्रे राजा के कबीले से कब निपटना है, लेकिन ये सिर्फ एक विचार ही था। उत्तरी फ्रे राजा के कबीले पर हमला करने में एक बड़ी चुनौती थी। वे घास के मैदानों से अच्छी तरह परिचित नहीं थे। बेशक पकड़े गए बर्बर सैनिकों में उत्तरी फ्रे राजा के कबीले के सदस्य भी थे जो रास्ता दिखा सकते थे, लेकिन अब उत्तरी फ्रे राजा का दरबार निश्चित रूप से अपने मूल स्थान से निकल चुका होगा। उत्तरी भूमि के घास के मैदान इतने विशाल थे कि कम समय में उत्तरी फ्री राजा के दरबार को ढूंढना आसान काम नहीं था, और सैनिकों के साथ घास के मैदानों में जल्दबाजी में आगे बढ़ने से वहां के बर्बरों द्वारा घेर लिए जाने का खतरा हो सकता था। लेकिन अब स्थिति अलग थी। उत्तरी फ्रे का राजा सर्दियों में उत्तरी शहर पर हमला करने की योजना बना रहा था, और उत्तरी फ्रे के राजा को हराने का ये सबसे अच्छा अवसर था। लू चेन इस मौके को बिल्कुल भी नहीं गंवाएगा। उत्तर फ्रे राजा के जाल में फंसने के विचार से लू चेन के होंठों के कोने खुशी से लगभग उसके सिर के पीछे तक पहुंच गए। नॉर्थ फ्रे का राजा सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, और लंबे समय तक लू चेन यह नहीं समझ पाया कि नॉर्थ फ्रे के राजा को सर्दियों में दक्षिण की ओर सेना लेकर नॉर्थ सिटी पर हमला करने का विचार कैसे आया। अध्याय 186, अध्याय 186, अध्याय 152 जुआन्युआन यूं की एक, अध्याय 186, अध्याय 152 जुआन्युआन यूं की एक। अनुवादक 54,96,90,339। समय बहुत जल्दी बीत गया और आधा महीना पलक झपकते ही गायब हो गया। सर्दी का मौसम आ चुका था और अब हर कोई मोटे फर के कपड़ों में लिपटा हुआ था। यहाँ तक कि लू चेन भी इसका अपवाद नहीं था। मार्शल आर्टिस्टों में ठंड सहने की एक खास क्षमता होती है, और ग्रैंडमास्टर होने के नाते लू चेन को ठंड का जरा भी डर नहीं था। अगर उन्होंने इतने मोटे कपड़े न भी पहने होते तो भी उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन ठंड से न डरने का मतलब यह नहीं था कि उन्हें ठंड महसूस नहीं होती थी। उनकी त्वचा पर ठंडी हवा का लगना थोड़ा असहज था। अधिकांश उच्च कोटि के मार्शल आर्टिस्ट इसी प्रकार के थे, जैसे कि बाई किंग और उनके साथी। वे भी मोटे वस्त्र पहनते थे। सर्दी का मौसम लू चेन को थोड़ा परेशान करता था, क्योंकि उसकी स्त्रियां मोटे फर के कपड़ों में लिपटी रहती थीं। उनके सुडौल शरीर कपड़ों से ढके रहते थे, जिससे उनके परिपूर्ण काया का प्रदर्शन करना असंभव हो जाता था। लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। आखिरकार वह मौसम को तो बदल नहीं सकता था। सर्दियों के आगमन के साथ ही उत्तरी शहर में कई समस्याएं भी आ गईं, और इस समय लू चेन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सर्दियों में उत्तरी शहर को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उसने पिछले आधे महीने दक्षिण से उत्तरी फ्रे राजा के आक्रमण की तैयारी में बिताए थे, इसलिए उसने उत्तरी शहर के शासन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। सुबह सुबह लू चेन येल नान्यान की मधुर सुगंध के बीच जागा और उसके साथ नाश्ता करने के बाद हमेशा की तरह अध्ययन कक्ष की ओर चल पड़ा। जब वह अध्ययन कक्ष के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, तो उत्तरी शहर के महत्वपूर्ण अधिकारी और सैन्य जनरल पहले से ही इंतजार कर रहे थे। अब हर 5 दिन में वे सामूहिक रूप से अध्ययन कक्ष में आते और लू चेन को उत्तरी शहर की हालिया स्थिति की रिपोर्ट देते, साथ ही घटी घटनाओं पर चर्चा करते। शुरू में लू चेन ने रिपोर्टिंग के लिए कोई नियम निर्धारित नहीं किया था, लेकिन धीरे धीरे ली रूई जैसे लोगों ने एक आदत बना ली। इसलिए लू चेन ने उत्तरी शहर के महत्वपूर्ण मामलों पर हर 5 दिन में चर्चा करने का फैसला किया। लू चेन के आगमन को देखते ही ली रूई और अन्य लोगों ने तुरंत झुककर उनका अभिवादन किया और कहा, राजकुमार को प्रणाम। राजकुमार हजारों साल, हजारों साल तक जीवित रहें। लू चेन ने हल्के से सिर हिलाया और अध्ययन कक्ष में प्रवेश करते हुए कहा, सब लोग अंदर आ जाइए। इसके बाद भीड़ लू चेन के पीछे पीछे अध्ययन कक्ष में चली गई, जो आज और भी अधिक भीड़भाड़ वाला लग रहा था, क्योंकि चर्चा में अधिक लोग शामिल थे।
आमतौर पर जब किसी अधिकारी की वफादारी 90 के स्तर तक पहुंच जाती थी और वे उत्तरी शहर में एक महत्वपूर्ण पद पर होते थे तो लू चेन उन्हें परिषद में शामिल होने की अनुमति दे देता था। अध्ययन कक्ष में बढ़ती भीड़ को देखकर लू चेन ने मन ही मन सोचा कि अच्छा हुआ कि राजनीतिक मामलों के हॉल का निर्माण शुरू हो गया है और जल्द ही अस्थायी हॉल भी तैयार हो जाएगा। तब उन्हें इस अध्ययन कक्ष में ठसाठस नहीं बैठना पड़ेगा। उसी क्षण लू चेन ने भीड़ पर एक नजर डाली और फिर कहा, पुराने नियम हैं, अगर किसी को कोई बात करनी हो तो एक एक करके बात करें। ये सुनकर ली रुई सबसे पहले आगे बढ़ा और बोला, राजकुमार, अब सर्दी का मौसम आ गया है और यद्यपि उत्तरी शहर ने इस वर्ष बर्बर जनजाति की लूटपाट से सफलतापूर्वक बचाव किया है, फिर भी कई आम लोगों के पास कपड़े और भोजन की कमी है। क्या हमें इस वर्ष दलिया वितरित करना चाहिए? उत्तरी शहर के आम लोग हमेशा से गरीब रहे हैं और लू चेन द्वारा उन्हें कई कृषि करों से छूट दिए जाने के बावजूद वे अभी भी बहुत गरीब थे और उनमें से अधिकांश को अपना पेट भरने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। इसी वजह से जब भी नॉर्थ प्रिंस मेंशन में कामगारों की भर्ती होती थी तो हमेशा बहुत से लोग मेंशन के मजदूर बनने के लिए बेताब रहते थे। एक बार नॉर्थ प्रिंस मेंशन के अंदर प्रवेश करने और वहां के कर्मचारियों में से एक बन जाने के बाद नॉर्थ सिटी के आम लोगों को यह विश्वास हो जाएगा कि उन्हें अब भूख या ठंड से डरने की जरूरत नहीं है। ली रुई की बातें सुनकर लू चेन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, दलिया बांटना जारी रखें। हालांकि इस साल उत्तरी राजकुमार का महल भोजन खरीदने के लिए कुछ चांदी दान करेगा और हम इसे महल के नाम पर बांटेंगे। लू चेन का इरादा तुरंत समझकर ली रुई को एहसास हुआ कि लू चेन जनता का दिल जीतने की योजना बना रहा है, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं थी। आखिरकार लू चेन अब उत्तरी शहर का जागीरदार था और पूरा इलाका उसका सामंती राज्य बन चुका था। एक सामंती राज्य के राजा के लिए जनता का दिल जीतना स्वाभाविक ही था। तब ली रुई ने जवाब दिया, जी हाँ मेरे राजकुमार। लू चेन ने पूछा, ली लॉर्ड, क्या आप कुछ और चर्चा करना चाहते हैं? इस बिंदु पर ली रुई ने मू चांगटियन के नेतृत्व में अन्य सैन्य जनरलों पर एक नजर डाली और फिर आगे कहा, राजकुमार, हाल ही में यान काउंटी के आम लोग लकड़ी की कमी की शिकायत कर रहे हैं। उनका दावा है कि वानिंग घाटी और कुछ जंगलों को यान काउंटी की सेनाओं ने घेर लिया है और लकड़हारे लकड़ी इकट्ठा करने के लिए अंदर नहीं जा सकते। अब जबकि सर्दी आ गई है, अगर पर्याप्त लकड़ी नहीं मिली तो इस साल नॉर्थ सिटी में कई लोग ठंड से मर सकते हैं। ये सुनकर लू चेन अचंभित रह गया। एक ग्रैंडमास्टर होने के नाते हालांकि उन्हें ठंड लगती थी, लेकिन उन्हें इससे डर नहीं लगता था। ठंड से न डरने के कारण उन्हें सर्दियों का कोई वास्तविक अनुभव ही नहीं था और वे इस तथ्य को पूरी तरह से भूल चुके थे कि इस मौसम में लोग ठंड से जमकर मर भी सकते हैं। चूंकि इसका उस पर सीधा असर नहीं पड़ता था, इसलिए लू चेन शायद ही कभी इस पर ध्यान देता था। लेकिन अब जब ली रुई ने इस मुद्दे को उठाया है तो लू चेन को तुरंत इसका महत्व समझ में आ गया। वार्म अप करना वाकई एक मुश्किल मुद्दा था। ली रुई के बोलते ही लू चेन ने मू चांगटियन और अन्य सैन्य जनरलों की ओर देखा। उसी क्षण मू चांगटियन आगे बढ़े और बोले, राजकुमार, वर्तमान में यान काउंटी के आसपास के जंगलों में उत्तरी शहर के सैन्य शिविर हैं या उत्तरी शहर के रहस्य छिपे हुए हैं, इसलिए मैंने उत्तरी शहर के सैनिकों को अधिकांश क्षेत्रों को सील करने का आदेश दिया है। लू चेन इस बात से अवगत था, खासकर इसलिए क्योंकि मू जिंगवू द्वारा प्रबंधित तोपखाने शिविर ने जंगल के एक बड़े क्षेत्र को घेर रखा था, जिसका मुख्य उद्देश्य जासूसों को उत्तरी शहर के किसी भी रहस्य का पता लगाने से रोकना था। उन जंगलों को सील करना सही कदम था। हालांकि आम लोगों के लिए हीटिंग की समस्या का समाधान अभी भी किया जाना बाकी था। कुछ देर सोचने के बाद लू चेन ने कहा, जनरल मू, जब आप बाद में नॉर्थ प्रिंस मेंशन से निकलें तो कुछ कम महत्वपूर्ण क्षेत्रों को आम लोगों के लिए खोल दें। हम उन्हें ठंड से जमने नहीं दे सकते। अगर सभी आम लोग ठंड से मर गए तो अगले साल हम नॉर्थ सिटी का विकास कैसे करेंगे? अध्याय 187, अध्याय 187, अध्याय 152 जुवान युवान यूकी 2, अध्याय 187, अध्याय 152 जुवान युवान यूकी 2। अनुवादक 54,96,90,339। मू चांगटियन ने कहा, जी हाँ राजकुमार। उत्तरी राजकुमार के महल से निकलने के तुरंत बाद मैंने सैनिकों को वन क्षेत्रों पर लगे कुछ प्रतिबंधों को हटाने का आदेश दिया। जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए, मू चांगटियन पीछे हट गया और इस समय ली रुई भी अपनी मूल स्थिति में लौट आया। लू चेन ने दर्शकों पर नजर डाली और पूछा, क्या किसी और को भी कुछ बताना है? मू चांगटियन फिर आगे बढ़े और बोले, राजकुमार, हमने सेना में 50,000 नए सैनिक भर्ती कर लिए हैं और उत्तरी शहर और काली घुड़सवार सेना के मूल सैनिकों को मिलाकर अब हमारे पास कुल 1,20,000 सैनिक हो गए हैं। क्या हमें और सैनिकों की भर्ती करनी चाहिए? मू चांगटियन के सैनिकों के बारे में पूछे गए प्रश्न को सुनकर लू चेन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तरी शहर इतने सैनिकों का भार नहीं उठा सकता। उत्तरी शहर के सैनिक मूलतः किसान सैनिक थे और वास्तव में मू चांगटियन द्वारा भर्ती किए गए सैनिकों को नियमित सेना नहीं कहा जा सकता था। वे केवल कभी कभार प्रशिक्षण लेते थे और बुवाई के मौसम में अपने खेतों में लौट जाते थे। उनकी युद्ध क्षमताएं बहुत कमजोर थीं। लू चेन की योजना भविष्य में नॉर्थ सिटी के सैनिकों को पेशेवर बनाना और उन्हें वर्तमान ब्लैक कैवलरी की तरह पेशेवर सैनिक बनाना था, जिन्हें नॉर्थ प्रिंस मेंशन का पूरा समर्थन प्राप्त था। हालांकि हजारों पेशेवर सैनिकों का भरण पोषण करने का वित्तीय दबाव नॉर्थ सिटी और नॉर्थ प्रिंस मेंशन दोनों के लिए बहुत अधिक था और यह फिलहाल संभव नहीं था। अंततः सारा मामला पैसे और भोजन के मुद्दों पर आकर रुक गया। लू चेन की बातें सुनकर मू चांगटियन ने कहा, यह नौकर समझ गया है। फिर मू चांगटियन उसी स्थान पर लौट आए जहां वे पहले खड़े थे।
मु चांगतियान के पीछे हटने के बाद जुवान्युआन चेन आगे आए और बोले, राजकुमार, आपके द्वारा बुलाए गए कारीगर यान काउंटी पहुंच गए हैं। जब मैं आज सुबह उत्तरी राजकुमार के महल में आया तो वे कारीगर पहले से ही शहर के द्वार पर आपका इंतजार कर रहे थे। ये सुनकर लू चेन की आंखें चमक उठीं। इतनी जल्दी? लू चेन आश्चर्यचकित था। उसने सोचा था कि इन कारीगरों को यान काउंटी पहुंचने में कम से कम 1 या 2 महीने लगेंगे, लेकिन वे ग्रेट यू सिटी से केवल आधे महीने से थोड़े अधिक समय में ही पहुंच गए थे। अब वह बारूद और लाल झालरदार भाले के बड़े पैमाने पर उत्पादन की तैयारी शुरू कर सकता था। शायद वह नॉर्थ फ्री के राजा के लिए एक बड़ा आश्चर्य भी तैयार कर सकता था जब वह अपनी सेना के साथ नॉर्थ सिटी की ओर बढ़ा। ये सोचकर लू चेन ने जुवान्युआन चेन से कहा, सुबह की बैठक समाप्त होने के बाद मैं आपके साथ उनसे मिलने चलूंगा। कारीगरों के मामले पर चर्चा करने के बाद उन्होंने उत्तरी शहर के विकास से संबंधित अन्य विषयों पर चर्चा की, जैसे कि आलू और शकरकंद को बढ़ावा देना, साथ ही कराधान से संबंधित मुद्दे। लेकिन पूरी बैठक के दौरान लू चेन ने आधिकारिक बर्खास्तगी के विषय का कभी जिक्र नहीं किया। लू चेन लंबे समय से उत्तरी शहर के अधिकारियों से निपटना चाहता था, लेकिन उसे एक महत्वपूर्ण व्यवहारिक समस्या का सामना करना पड़ा। मौजूदा अधिकारियों को बर्खास्त करने से उसके पास अनिवार्य रूप से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जिसका वह उपयोग कर सके, जो उसके लिए एक दुविधा थी। हालांकि वह उत्तरी शहर के भ्रष्ट अधिकारियों से घृणा करता था, लेकिन उनके बिना काम कौन करेगा? उसकी नीतियां शायद उच्च अधिकारियों तक पहुंच भी न पाएं, इसलिए लू चेन को फिलहाल इस स्थिति को बर्दाश्त करना ही पड़ रहा था। सुबह की बैठक समाप्त होने के बाद लू चेन जुवान्युआन चेन के पीछे पीछे शहर के द्वार तक गया। इस समय यान काउंटी के उत्तरी द्वार के बाहर का क्षेत्र आम लोगों से भरा हुआ था, जो बड़े और छोटे पैकेज ले जाने वाले और बड़े और छोटे ठेले धकेलने वाले इन व्यक्तियों की पहचान के बारे में उत्सुक थे। किसी ने अनजाने में राजकुमार आ गया है कह दिया, जिससे आम लोगों ने रास्ता साफ कर दिया। कुछ ही देर में लू चेन घोड़े पर सवार होकर ग्रेट यू सिटी के कारीगरों के सामने पहुंच गया। काफिले के आगे 20-30 वर्ष की आयु के 2 हट्टे-कट्टे युवक खड़े थे, जिनकी मांसपेशियां फर के कपड़ों के बावजूद उभर रही थीं और उनकी लंबाई लगभग 1 मीटर 90 सेंटीमीटर थी। इसके बाद लू चेन ने इन दोनों पुरुषों की प्रोफाइल की पहचान की। नाम मोफेई, स्थिति नॉर्थ प्रिंस मैंशन के शिल्पकारों का वर्तमान नेता, पूर्व में ग्रेट यू सिटी का शिल्पकार, जिसने ये जानने पर कि नॉर्थ प्रिंस को शिल्पकारों की आवश्यकता है, तुरंत 2000 शिल्पकारों को लेकर यान काउंटी की यात्रा की। शक्ति 5वां रैंक, वफादारी भी, नाम मोजिंग, स्थिति वर्तमान में नॉर्थ प्रिंस मैंशन का शिल्पकार, मोफी का छोटा भाई, और पूर्व में ग्रेट यू सिटी का शिल्पकार नॉर्थ प्रिंस की सेवा करने के लिए अपने बड़े भाई मोफी के साथ यान काउंटी आया था। शक्ति 5वां रैंक, वफादारी भी। दोनों व्यक्तियों की प्रोफाइल देखकर लू चेन अचंभित रह गया। क्या उनका उपनाम मोह है? क्या ये संभव है कि इस दुनिया में वास्तव में मोहवादी संप्रदाय मौजूद हो? ग्रेट यू सिटी को जानने समझने के कुछ समय बाद लू चेन ने पाया कि शहर की कई अवधारणाएं मोहवादियों की अवधारणाओं से बहुत मिलती जुलती थीं, और अब मोह उपनाम वाले 2 व्यक्तियों की उपस्थिति ने उसे और भी अधिक संदिग्ध बना दिया। हालांकि वे मोहवादी थे या नहीं, ये बात अप्रासंगिक थी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये कारीगर नॉर्थ प्रिंस मैंशन के प्रति 100% वफादार थे, जिससे हथियार बनाने का काम सौंपे जाने पर सूचना लीक होने का खतरा कम हो गया था। इसी क्षण मोफी और मोशिंग दोनों लू चेन के पास पहुंचे और आदरपूर्वक उनका अभिवादन करते हुए बोले, आम नागरिक मोफी, आम नागरिक मोशिंग, हम राजकुमार को प्रणाम करते हैं। अन्य कारीगरों ने भी उनका अनुसरण किया और एक स्वर में अभिवादन करते हुए कहा, हम राजकुमार को अपना सम्मान अर्पित करते हैं। राजकुमार अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। लू चेन ने सिर हिलाया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, उठो। तभी अचानक लू चेन की नजर दूर स्थित एक आकृति पर पड़ी। पहले वहां इतने लोग थे कि उसे कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन जैसे ही सभी कारीगरों ने अपने सिर झुकाए, लू चेन ने अचानक कुछ ही दूरी पर एक सफेद घोड़े पर काले और लाल कवच पहने एक महिला को देखा। उस महिला ने अपने बालों को ऊंची चोटी में बांध रखा था, लाल रंग का चोला ओढ़ रखा था और हाथों में लाल झालर वाला भाला था। वह बेहद खूबसूरत थी, उसके चेहरे की बनावट कोमल थी और उसकी भौहों के बीच वीरता का भाव झलक रहा था, जिससे उसका रूप बेहद प्रभावशाली और जीवंत लग रहा था। यह लू चेन बहुत असमंजस में था। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने इस महिला को पहले कभी ब्लैक कैवलरी में देखा था, है ना? इसके अलावा ब्लैक कैवलरी में कोई सफेद घोड़े नहीं थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें कोई महिला नहीं थी। घोड़े के रंग पर ध्यान देते हुए लू चेन ने तुरंत एक और बात पर गौर किया। महिला के पीछे मौजूद सैनिकों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे घोड़े भी सफेद थे, न कि ब्लैक कैवलरी के काले घोड़े। जिज्ञासावश लू चेन ने तुरंत उस सिस्टम का उपयोग करके महिला की जानकारी प्राप्त कर ली। नाम जुवान्युआन यूकी, पहचान ग्रेट यू सिटी के जुवान्युआन परिवार के मुखिया की बेटी, 23 वर्षीय जुवान्युआन चेन की बहन। मास्टर स्तर पर ये सुनकर कि यान काउंटी को शिल्पकारों की आवश्यकता है, वह 3000 हल्के घुड़सवारों के साथ शिल्पकारों को यान काउंटी ले गई। उत्तरी राजकुमार के प्रति उसकी भावनाएं कुछ विचित्र हैं। रेटिंग 98, वफादारी भी, अनुकूलता 50। जुवान्युआन यूकी की जानकारी देखकर लू चेन फिर से दंग रह गया। 9-98 रेटिंग। वास्तव में जुवान्युआन यूकी बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता विशिष्ट थी। लू चेन ने इससे पहले जितनी भी महिलाओं को देखा था, उनसे बिल्कुल अलग। वह न केवल बेहद खूबसूरत थीं, बल्कि एक ग्रैंडमास्टर भी थीं। यह सिस्टम में कभी भी तीसरे ग्रैंडमास्टर को बुलाने का जिक्र नहीं किया गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि जुवान्युआन यूकी को सिस्टम द्वारा इनाम के तौर पर दिया गया हो?
आखिरकार इस प्रणाली ने ग्रेट यू सिटी के 50,000 नागरिकों को एक आह्वान पुरस्कार के रूप में माना था, इसलिए जुवान्युआन युनकी को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, है ना? लू चेन को पूरी तरह से यकीन नहीं था। आखिरकार यह आश्चर्य बहुत अचानक था। उन्हें कभी कल्पना भी नहीं हो सकती थी कि ग्रेट यू सिटी में 98 की रेटिंग वाली कोई महिला ग्रैंडमास्टर भी हो सकती है। बेशक एक और बात थी जिसने लू चेन को आश्चर्यचकित कर दिया। वे प्रकाश घुड़सवार सेना के 3000 सफेद घोड़े थे। इस प्रणाली में इन 3000 हल्के घुड़सवारों का कभी उल्लेख नहीं किया गया था। इसने इन घुड़सवारों को केवल ग्रेट यू सिटी के साधारण नागरिकों के रूप में गिना था। लू चेन हमेशा से यही सोचता था कि काली घुड़सवार सेना ग्रेट यू सिटी के सभी युद्ध कुशल सैनिकों का प्रतिनिधित्व करती है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ग्रेट यू सिटी में 3000 हल्की घुड़सवार सेना भी है। शुरू से ही वह जानता था कि ग्रेट यू सिटी में युद्ध की अपार क्षमता है, लेकिन उसने इसकी ताकत इतनी अधिक होने की उम्मीद नहीं की थी। इस समय लू चेन को ये जानने की उत्सुकता थी कि जुवान्युआन युनकी और उसके नेतृत्व में 3000 हल्के घुड़सवार सैनिक करीब क्यों नहीं आए। जब वह ये सोच ही रहा था, तभी उसने देखा कि जुवान्युआन युनकी अपने 3000 हल्के घुड़सवार सैनिकों के साथ सीधे रवाना हो रही है। लू चेन ने भौहें चढ़ाईं। 98 की रेटिंग वाली एक महिला ग्रैंडमास्टर अचानक उसके सामने प्रकट हुई, एक नजर डाली और फिर ऐसे ही भाग गई। क्या वह सचमुच उसे जाने दे सकता था? लू चेन ने झट से अपना सिर जुवान्युआन चेन की ओर घुमाया और कहा, जनरल जुवान्युआन, काले और लाल कवच वाली वह महिला कौन है जो पहले मुझे प्रणाम किए बिना अपने सैनिकों के साथ चली गई? ये सुनकर जुवान्युआन चेन ने तुरंत जवाब दिया, राजकुमार, वह महिला मेरी छोटी बहन है। वह ग्रेट यू सिटी की रक्षा सेनापति है और वे 3000 घुड़सवार शहर की रक्षा सेना है। वे कारीगरों को उत्तरी शहर पहुंचाने आए थे। अब जबकि उन्होंने लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है, उन्हें बर्बर जनजाति के हमले की किसी भी संभावना से बचने के लिए ग्रेट यू सिटी वापस जाना चाहिए। जहां तक मेरी बहन के श्रद्धांजलि अर्पित न करने की बात है। इस बिंदु पर जुवान्युआन चेन एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर हिम्मत जुटाकर बोला, अपनी छोटी बहन की ओर से मैं राजकुमार से क्षमा मांगता हूँ। मेरी बहन बचपन से ही लाड़ प्यार में पली है और उसमें शिष्टाचार की कमी है। मुझे आशा है कि राजकुमार उसे क्षमा कर देंगे। अगली बार जब मेरी बहन यांग काउंटी आएगी तो मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि वह राजकुमार से माफी मांगते हुए सिर झुकाए। जुवान्युआन चेन की बातें सुनकर लू चेन एक पल के लिए अचंभित रह गई। शिष्टाचार का अभाव, क्या ये सचमुच सिर्फ शिष्टाचार की कमी है? अध्याय 188, अध्याय 188, अध्याय 153 शीत ऋतु, झो यू फिर से गर्भवती _ अध्याय 188, अध्याय 153 शीत ऋतु, झो यू फिर से गर्भवती _ अनुवादक 54,96,90,339। लू चेन को यकीन नहीं था कि यह उसकी अपनी गलतफहमी थी या नहीं। उसे हमेशा लगता था कि जुवान्युआन युनकी शिष्टाचार से अनजान नहीं थी। आखिरकार उसके प्रति उसकी वफादारी 100% थी, जो पूर्ण वफादारी का प्रतीक थी। भले ही उसमें शिष्टाचार की कमी हो, उसे कम से कम उसका अभिवादन करना तो आना ही चाहिए था, खासकर तब जब वह उसकी नजरों के सामने आ चुका था। एक पल इंतजार करें। लू चेन के मन में अचानक एक विचार आया। आमतौर पर जब वह किसी महिला की व्यक्तिगत जानकारी की जांच करता था तो उसका इंटरफेस इस प्रकार होता था, नाम, स्थिति, रेटिंग, अनुकूलता। हालांकि जुवान्युआन युनकी की व्यक्तिगत जानकारी में एक अतिरिक्त वफादारी शामिल थी, जो केवल अधीनस्थों के डेटा में पाई गई थी। उनकी प्रोफाइल में निम्नलिखित जानकारी प्रदर्शित हुई, नाम, स्थिति, रेटिंग, निष्ठा, अनुकूलता। जुवान्युआन युनकी की वफादारी भी लू चेन के प्रति थी, लेकिन उसकी अनुकूलता केवल 50 थी, जो उसे कुछ हद तक अटपटी लगी। लू चेन की पुरानी समझ के अनुसार किसी महिला का उसके प्रति स्नेह उसकी वफादारी का भी प्रतिबिंब था। 100% स्नेह का अर्थ 100% वफादारी था। लू चेन इसे इसी तरह समझता था, लेकिन अब जुवान्युआन युनकी जैसी एक अनोखी शख्सियत सामने आ गई थी। 100 की वफादारी और केवल 50 की अनुकूलता के साथ इसका क्या मतलब था? लू चेन ने तुरंत मन ही मन सिस्टम से सवाल किया, सिस्टम, जुवान्युआन युनकी अनुकूलता और वफादारी दोनों क्यों दिखा रही है? क्या ये दोनों एक ही नहीं होनी चाहिए? सामान्य महिलाओं के लिए अनुकूलता और वफादारी एक ही अर्थ रखती हैं। हालांकि चूंकि जुवान्युआन युनकी सिस्टम द्वारा बुलाई गई एक पात्र है, इसलिए बुलाई गई पात्रों की मेजबान के प्रति 100% वफादारी होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें मेजबान के प्रति विशेष लगाव है। सिस्टम की व्याख्या सुनने के बाद लू चेन तुरंत समझ गई कि सिस्टम द्वारा बुलाई गई महिलाओं में अनुकूलता और वफादारी एक समान नहीं होती है। तो क्या इसका मतलब ये था कि अगर वह जुवान्युआन युनकी को अपनी महिला बनाना चाहता था तो वह केवल उसकी वफादारी को ही नहीं देख सकता था, बल्कि उसके प्रति उसकी अनुकूलता बढ़ाने का तरीका भी खोज सकता था? लेकिन अगर वह पूरी तरह से उसके प्रति वफादार थी तो क्या उसकी अनुकूलता बढ़ाने की कोई आवश्यकता थी? जुवान्युआन युनकी आखिरकार उसकी अधीनस्थ थी। क्या वह उसे अपनी पत्नी बनने का आदेश नहीं दे सकता था? शायद उसके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। ये सोचकर लू चेन ने तुरंत उस विचार को त्याग दिया और ऐसा कदम न उठाने का फैसला किया। दूसरे लोग शायद ऐसा करते, लेकिन जुवान्युआन युनकी उसका अधीनस्थ था। वह इस अलिखित नियम का फायदा कैसे उठा सकता था? वह उन लोगों में से नहीं था जो कार्यस्थल पर शोषण का आनंद लेते हों। लू चेन को कुछ परेशान और चुप देखकर जुवान्युआन चेन घबरा गया। उसने तुरंत फिर से कहा, राजकुमार, मैं तुरंत अपनी छोटी बहन को वापस लाऊंगा और उससे आपसे माफी मंगवाऊंगा।
ये सुनकर जुवान युआन चेन ऐसा लग रहा था मानो वह जुवान युआन युनकी का पीछा करने ही वाला हो, लेकिन लू चेन होश में आया और खांसते हुए बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस जिज्ञासावश पूछ रहा था। उस क्षण लू चेन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने जुवान युआन चेन के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, जनरल जुवान युआन, आपकी छोटी बहन ने महज 20 वर्ष की आयु में ग्रैंडमास्टर स्तर प्राप्त कर लिया है। सचमुच वह पुरुषों से कमतर नहीं है। जुवान युआन चेन एक पल के लिए अचंभित रह गया, फिर बोला, राजकुमार, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। लू चेन ने आगे कहा, अगली बार जब मैं तुम्हारी छोटी बहन से मिलूंगा तो मुझे उससे मार्शल आर्ट के कौशल के बारे में जरूर मार्गदर्शन लेना होगा। मेरे पास कौशल तो है, लेकिन वास्तविक युद्ध करने की क्षमता का अभाव है। ऑल्ट ये जुवान युआन चेन हिचकिचाया। क्या उनका राजकुमार सचमुच अपनी छोटी बहन से मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लेने की योजना बना रहा था? उसे ऐसा क्यों लगा कि कुछ संदिग्ध है? हालांकि जुवान युआन चेन की वफादारी लू चेन के प्रति पूरी तरह से थी, फिर भी उसके मन में कुछ विचार थे। अब वह उत्तरी राजकुमार के व्यक्तित्व को लेकर काफी हद तक स्पष्ट हो चुका था और उसे यह आभास था कि उत्तरी राजकुमार अपनी छोटी बहन के प्रति कुछ और ही इरादे रखता है। फिर भी उनके संप्रभु शासक के रूप में जुवान युआन चेन ने इस बारे में कुछ भी कहना अपना उचित नहीं समझा। फिर लू चेन ने मुड़कर कहा, अब इस बारे में और बात न करें। मोफी और बाकी लोग दूर से आए हैं, इसलिए वे थके हुए होंगे। चलिए उनके लिए कुछ दिनों के आराम और विश्राम का इंतजाम करते हैं। लू चेन की बात सुनकर मोफी ने तुरंत जवाब दिया, राजकुमार, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। लू चेन ने आगे कुछ नहीं कहा और कारीगरों को उनके लिए पहले से तैयार किए गए आवासों में ले जाने के लिए आगे बढ़ गया। सौभाग्यवश लू चेन ने किन युशान से अतिरिक्त घर तैयार करने के लिए कहा था, इस उम्मीद में कि शिल्पकारों के परिवार भी उत्तरी शहर आ सकते हैं, इसलिए अधिक घर होने से कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्हें आश्चर्य हुआ कि जहां उन्होंने केवल 1000 कारीगरों का अनुरोध किया था, वहीं मोफी उत्तरी शहर में 2000 से अधिक कारीगरों को लेकर आए। इससे तोपों के उत्पादन में कोई खास समस्या नहीं आनी चाहिए। लू चेन ने कारीगरों के क्वार्टर में लगभग एक दिन बिताया, क्योंकि वह ये समझना चाहता था कि वे अपने काम को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने के लिए क्या कर सकते हैं। राजकुमार द्वारा शिल्पकारों की देखभाल को देखकर मोफी और अन्य लोगों के मन में लू चेन के प्रति अनुकूलता काफी बढ़ गई। हालांकि ग्रेट यू सिटी अपेक्षाकृत स्वतंत्र थी, फिर भी वे बाहरी दुनिया के बारे में काफी जानकार थे और ग्रेट सुम की स्थिति से अवगत थे। वे ये भी जानते थे कि ग्रेट सुम में शिल्पकारों का दर्जा बहुत कम था, जिससे ग्रेट यू सिटी, जहां हर कोई शिल्पकार था, एक वास्तविक अपवाद बन गया। ग्रेट सम में शिल्पकारों की स्थिति का वर्णन करने के लिए 4 शब्द ही पर्याप्त थे, अद्भुत लेकिन तुच्छ कौशल। उस दौर में अधिकांश लोग औजारों में हुए विकास को महज चालाकी भरी तरकीब मानते थे, जो गंभीरता से विचार करने योग्य नहीं थे। कारीगरों का दर्जा नीचा समझा जाता था और इस समूह पर बहुत कम लोग ध्यान देते थे। अध्याय 189 अध्याय 189 अध्याय 153 शीत ऋतु जो यू फिर से गर्भवती _2 अध्याय 189 अध्याय 153 शीत ऋतु जो यू फिर से गर्भवती _2 अनुवादक 54,96,90,339। पहले तो मोफी को कुछ हद तक चिंता थी कि उत्तरी राजकुमार का उनके साथ व्यवहार ग्रेट शिया के लोगों जैसा ही होगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उत्तरी राजकुमार वास्तव में उन शिल्पकारों की बहुत परवाह करते हैं और उन्हें बिल्कुल भी हीन नहीं समझते। शाम की हवा जोर जोर से गरज रही थी। अब जल्दी ही अंधेरा होने लगा था, इसलिए हालांकि लू चेन काफी जल्दी लौटने के लिए निकला था, लेकिन जब तक वह राजकुमार के महल में पहुंचा तब तक लगभग पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। जब लू चेन घोड़े से उतरा तो उसने देखा कि उत्तरी राजकुमार के महल के प्रवेश द्वार पर लगी लालटेनें ठंडी हवा से बुझ गई थीं और इस समय महल के नौकर अंदर मोमबत्तियां जलाने का प्रयास कर रहे थे। लू चेन को लौटते देख दरवाजे पर मौजूद नौकरों और पहरेदारों ने जल्दी से उनका अभिवादन करते हुए कहा, हम आपको प्रणाम करते हैं। लू चेन ने सिर हिलाते हुए कहा, हम अपना काम जारी रखो। हाँ, नौकरों ने लालटेन जलाना जारी रखा। उसी क्षण लू चेन ने द्वार पर मौजूद नौकरों और पहरेदारों पर एक नजर डाली। हालांकि उन्होंने काफी गर्म कपड़े पहने हुए थे, फिर भी उनके शरीर लगातार कांप रहे थे। राजकुमार की उपस्थिति के बावजूद भी वे अपना संयम नहीं रख सके और लगातार अनियंत्रित रूप से कांपते रहे। लू चेन ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। नौकरों के लिए यह बात समझ में आने योग्य थी। महल के नौकर ज्यादातर आम लोग थे, इसलिए उनका ठंड से डरना स्वाभाविक था, लेकिन महल के रक्षक ज्यादातर 5वीं या उससे ऊपर की रैंक के मार्शल आर्टिस्ट थे। क्या इतनी रैंक के मार्शल आर्टिस्ट को भी इतनी ठंड लगनी चाहिए और लगातार कांपना चाहिए? फिर लू चेन ने एक सैनिक की ओर मुड़कर पूछा, क्या तुम्हें बहुत ठंड लग रही है? लू चेन को अपनी ओर ध्यान केंद्रित करते और यह सवाल पूछते देख सैनिक अचानक डर गया। उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। वह जल्दी से आधा घुटने टेककर बोला, महाराज, यह मेरी गलती थी, कृपया मुझे दंडित करें। लू चेन ने उदासीनता से कहा, उठो, मेरा इरादा तुम्हें दोष देने का नहीं था। मैं तो बस ये जानना चाहता था कि इतनी भीषण ठंड सहन करने के लिए किसी मार्शल आर्टिस्ट का कौन सा रैंक होना चाहिए। लू चेन के शब्दों से राहत महसूस करते हुए सैनिक ने सोचा था कि उत्तरी राजकुमार उसकी अनियंत्रित कपकपी को देख रहा है, इसे अपमानजनक मान रहा है और इसके लिए उसे दंडित करेगा। तब सैनिक जमीन से उठा और बोला, महामहिम, अपने अधीनस्थ को क्षमा करने के लिए आपका धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए सैनिक ने कहा, महामहिम, जहाँ तक आपके अधीनस्थ को पता है, केवल 7वें रैंक से ऊपर के लोग ही भीषण ठंड से बेफिक्र रह सकते हैं।
7वें रैंक से नीचे के मार्शल आर्टिस्ट चाहे वे फर के कपड़े ही क्यों न पहन लें, बाहर निकलने पर ठंड महसूस करेंगे। सिपाही का जवाब सुनकर लू चेन गहरी सोच में डूब गया। ठंड तो उसे महसूस हो रही थी, पर दूसरों की तरह वह कांप नहीं रहा था। ग्रैंडमास्टर का दर्जा हासिल कर चुके लू चेन के लिए ठंड महज एक एहसास थी। लू चेन मन ही मन सोचने लगा, अगर 5वीं रैंक के सिपाही भी फर पहने होने के बावजूद कड़ाके की ठंड से कांप रहे हैं, तो आम लोगों का क्या हाल होगा, जिनके पास कोई हुनर नहीं है। क्या इससे उन्हें और भी अधिक कष्ट नहीं होगा? नॉर्थ सिटी का विकास करना कोई आसान काम नहीं था, खासकर इस क्षेत्र में। इस सर्दी की ठंड ने ही आम लोगों को अपने घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया। वे कांपते हुए बाहर निकलने से डर रहे थे। आर्थिक विकास की तो बात ही छोड़िए, साल के 12 महीनों में निर्माण और उत्पादन शायद कुछ ही महीनों तक चल पाता था। फिलहाल इन विचारों को एक तरफ रख देना ही बेहतर है। लू चेन ने अपने भटकते विचारों को रोक दिया। फिलहाल वह एक एक कदम करके ही आगे बढ़ सकता था। उत्तरी शहर में आने के बाद यह अब उसका गढ़ बन गया था। स्थानीय परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, उसे इसे अच्छी तरह विकसित करना ही था, क्योंकि तभी उत्तरी शहर उसके लिए एक सीढ़ी बन सकता था। जब लू चेन मुख्य आंगन के मुख्य हॉल में पहुंचा, तो मु जिक्सुआन और उसकी हरम की सभी महिलाएं रात के खाने के लिए उसके वापस आने का इंतजार कर रही थीं। उसी क्षण लू चेन ने येल नानयान और शियाओ वेन्याओ की ओर देखा, जो दोनों उस दिन पहली बार उनके साथ रात के खाने पर शामिल हो रही थीं। लू चेन के वापस आने के बाद मु जिक्सुआन और युवा और बुजुर्ग झोउ दोनों लू चेन की सेवा में व्यस्त हो गए, जबकि अन्य दो कुछ हद तक असमंजस में दिखे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर लू चेन ने मुस्कुराते हुए पूछा, नानयान, याओ याओ, क्या हमारे साथ यहाँ भोजन करना स्प्रिंग साउंड कोर्ट में आपके द्वारा किए जाने वाले भोजन की तुलना में कहीं अधिक जीवंत है? पहले वे नौकरानियों द्वारा तैयार किया गया भोजन खाते, थोड़ा सा खाते और फिर आराम करते थे। वे निश्चित रूप से अब की तरह भोजन करने के लिए इकट्ठा नहीं होते थे। इसके अलावा ग्रेट सम में मूल रूप से अलग अलग भोजन करने की प्रणाली थी और लोग एक साथ बैठकर भोजन नहीं करते थे। बेशक इस तरह साथ बैठना काफी जीवंत था, वैसे भी यह अपने कमरों में अकेले खाने की तुलना में कहीं अधिक जीवंत था। येल नानयान ने तुरंत कहा, धन्यवाद राजकुमार। राजकुमारी ने मुझे राजकुमार के महल में आयोजित भोज में शामिल होने की अनुमति दी है। लू चेन मुस्कुराई और बोली, इसे दावत कहना तो मुश्किल है। अगर आप दोनों के पास कोई और काम न हो तो हर शाम यहाँ खाना खाने आइए। परिवार के साथ यहाँ ज्यादा रौनक रहती है। येल नानयान और जियो वेन्याओ ने एक सुर में कहा, हाँ प्रिंस। हाथ धोने के बाद लू चेन ने हॉल से कुछ ही दूरी पर जल रही अंगीठियों पर एक नजर डाली। पूरे हॉल में केवल 3 अंगीठी थीं और उनके कारण कमरे के अंदर का तापमान काफी बढ़ गया। हालांकि लू चेन ने पाया कि फर के कपड़े पहने होने के बावजूद भी झो शियाझो और झो यूयू के नाजुक शरीर अभी भी थोड़ा कांप रहे थे। वास्तव में अभी भी बहुत ठंड थी। येल नानयान और शियाओ वेन्याओ मार्शल आर्टिस्ट थे जो एक निश्चित मात्रा में ठंड सहन कर सकते थे। मु जिक्सुआन ने हाल ही में उनके साथ ड्रैगन फीनिक्स यिन यांग मंत्र का अभ्यास किया था, जिससे उनके शरीर में कुछ हद तक परिवर्तन आया था। उनकी शारीरिक क्षमता पहले से काफी बेहतर हो गई थी, जिससे उनकी ठंड सहन करने की क्षमता भी बढ़ गई थी। लेकिन झो शियाझो और झो यूयू अलग थे, वे बिल्कुल साधारण लोग थे। भोजन के दौरान लू चेन ने झो शियाझो और झो यूयू की ओर देखते हुए पूछा, शियाजियाओ, यूयू, क्या आपको रात को सोते समय ठंड लगती है? ये सवाल सुनकर बहनें चौंक गईं। तब झो शियाजियाओ ने जवाब दिया, राजकुमार को खबर देने के लिए हमारे पास नौकरानियां हैं जो रात भर लकड़ियां जलाती रहती हैं, इसलिए ज्यादा ठंड नहीं होती। ये सुनकर लू चेन को ये सोचकर हैरानी हुई कि उत्तरी शहर के आम लोग इतने सालों से वहां रह रहे हैं, फिर भी उनकी ताप विधि अभी भी अंगीठी ही है। उनके पास एक भी चूल्हा नहीं है। उत्तरी राजकुमार के महल का निर्माण करते समय भी यही स्थिति थी। मूलतः उत्तरी राजकुमार के महल की पूरी संरचना राजधानी शहर की संरचना के समान थी, जिसमें सभी लकड़ी के मकान थे, जिनमें हवादार खिड़कियां थीं और चूल्हे भी नहीं थे। अगर आम लोग रात में ठंड से कांप न रहे हों तो यह अजीब बात होगी। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे इस समस्या का कोई समाधान निकालना होगा। रात के खाने के बाद लू चेन ने गर्म पानी से स्नान किया और फिर सीधे उत्तरी आंगन में चली गई। इस समय शियाझो एक बच्चे को गोद में लिए अंगीठी के पास धूप सेक रही थी। दरवाजा खुलते देख शियाझो तुरंत खड़ा हो गया और बोला, राजकुमार, आप आ गए हैं। लू चेन यूयू के पास गया और उसके कोमल शरीर को गले लगा लिया। मात्र 1 मीटर 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाली यूयू लू चेन के सामने बेहद छोटी लग रही थी। लू चेन मुस्कुराते हुए बोला, यूयू, रात को अकेले सोते हुए तुम्हें ठंड लग रही होगी, चलो मैं तुम्हें गर्म कर देता हूँ। ये सुनकर यूयू और लकड़ियां लाने वाली नौकरानी तुरंत शर्म से लाल हो गईं। वे लू चेन के शब्दों का निहितार्थ कैसे नहीं समझ पाईं। तुरंत ही यूयू ने बच्चे को दाई को सौंप दिया ताकि उसे उसकी बहन झो शियाजियाओ के कमरे में ले जाया जा सके। उनके कमरे उत्तरी आंगन में एक दूसरे के बगल में थे। आमतौर पर जब लू चेन यूयू के कमरे में जाती थी तो वह बच्चे को शियाजियाओ को देखभाल के लिए सौंप देती थी, और जब वह शियाजियाओ के कमरे में जाता था तो वह यूयू के साथ भी ऐसा ही करती थी। बच्चे को ले जाने के बाद यूयू ने लू चेन के आलिंगन में फुसफुसाते हुए कहा, राजकुमार, मैं पहले आपके लिए बिस्तर गर्म करने जाती हूँ। लू चेन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, फिर छोटी और खूबसूरत यूयू को गोद में उठाकर सीधे बिस्तर की ओर चल पड़ी। कोई जरूरत नहीं, मुझे ठंड नहीं लग रही, बल्कि मेरी प्यारी यूयू दिन भर कांप रही है। चलो मैं तुम्हारा तापमान बढ़ा देती हूँ। शर्म से लाल होकर यूयू ने अपना सिर लू चेन की छाती में छिपा लिया। हालांकि वह लू चेन की प्रेमिका बन चुकी थी,
फिर भी उसके सामने वह बहुत संकोच महसूस करती थी, शायद इसलिए कि वह बहुत प्रभावशाली था। इसके बाद लू चेन ने वाकई यूयू का तापमान बढ़ाने में मदद की और जल्द ही उसे ठंड नहीं लग रही थी। इसके बजाय उसे इतनी गर्मी लग रही थी कि उसे पसीना आ गया। मेजबान ने झो यूयू के साथ एक बार स्नेह का संबंध स्थापित किया। क्यूई शोधन मंत्र का अनुभव 60 अंक बढ़ा, कायाकल्प कौशल का अनुभव 60 अंक बढ़ा, ड्रैगन फीनिक्स यिन यांग मंत्र का अनुभव 60 अंक बढ़ा। झो यूयू ने मेजबान के बच्चे को सफलतापूर्वक गर्भ धारण किया, जिसके बदले में उसे कोयला खनन और प्रसंस्करण तकनीक से सम्मानित किया गया। गर्भावस्था का इनाम एक प्रोत्साहन है, इस उम्मीद के साथ कि मेजबान बच्चे के सुरक्षित जन्म को सुनिश्चित करेगा। बच्चे के सुरक्षित जन्म पर एक अधिक समृद्ध इनाम दिया जाएगा। सिस्टम से मिली सूचना सुनते ही लू चेन की आंखें चमक उठीं। यह व्यवस्था वास्तव में उसे वही दे रही थी जिसकी उसे जरूरत थी, ठीक उसी समय जब वह सर्दियों में आम लोगों के लिए हीटिंग की समस्या का समाधान खोजने को लेकर चिंतित था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह व्यवस्था उसे इतनी जल्दी कोयला खनन और प्रसंस्करण तकनीक से नवाज देगी। अध्याय 190, अध्याय 190, अध्याय 154, युद्ध छिड़ जाता है। अध्याय 190, अध्याय 154, युद्ध छिड़ जाता है। अनुवादक 5496903339। सुबह सुबह भोर होते ही आकाश अब भी धुंधला धूसर था। लू चेन अपने घोड़े पर सवार होकर सीधे उस क्षेत्र में गया जहां कारीगर रहते थे और उसने कोयला खनन और प्रसंस्करण से संबंधित कुछ सामग्री मोफी को शोध के लिए सौंप दी। इसके बाद लू चेन ने मोफी के साथ गर्मकांत बिस्तरों और गर्म कमरों के निर्माण पर चर्चा की और कारीगरों के साथ पूरे दिन इसके विवरण पर गहराई से विचार विमर्श किया। इससे एक बार फिर ग्रेट यू सिटी के कारीगरों को उत्तर राजकुमार की ईमानदारी का एहसास हुआ। आमतौर पर जब उत्तर राजकुमार उनसे किसी बात पर चर्चा करना चाहते थे तो वे उन्हें सीधे उत्तर राजकुमार के महल में बुला लेते थे, लेकिन आज सुबह वे ठंडी हवा का सामना करते हुए उनसे बात करने के लिए उनके निवास स्थान पर आए। कुछ दिनों के बाद नॉर्थ प्रिंस मैंशन। लू चेन अपने अध्ययन कक्ष में ब्रोकेड गार्ड द्वारा एकत्रित खुफिया जानकारी का अध्ययन कर रहे थे। तभी दरवाजे से एक नौकरानी की आवाज सुनाई दी, राजकुमार, कमांडर किन आपसे मिलना चाहते हैं। लू चेन ने तुरंत जवाब दिया, अंदर आ जाओ। इसके बाद किन युशान अंदर आया। उसका शरीर बर्फ से ढका हुआ था। आज भारी बर्फबारी के साथ ठंड और भी बढ़ गई थी। कमरे में प्रवेश करने के बाद किन युशान ने एक साधारण प्रणाम किया। राजकुमार, नमस्कार। प्रणाम करने के बाद किन युशान ने तुरंत खुफिया जानकारी से भरी बांस की नली को मेज पर रख दिया और कहा, राजकुमार, राजधानी से तत्काल संदेश है। ये सुनकर दायुए की खुफिया जानकारी देख रहे लू चेन एक पल के लिए रुक गए। खुद को संभालते हुए लू चेन ने डेस्क पर पड़ी अन्य रिपोर्टों को झट से एक तरफ रख दिया और तुरंत बांस की नली खोलकर उसमें मौजूद खुफिया जानकारी निकाल ली। कमांडर किन ने आगे कहा, सर्दी आ गई है और राजधानी से एक भी कबूतर यान काउंटी तक नहीं पहुंचा है। वे केवल घोड़ों पर सवार होकर संदेश पहुंचाने के लिए ब्रोकेड गार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए राजधानी से मिलने वाली जानकारी कई दिनों की देरी से पहुंच रही है। बांस की नली से सूचना पत्र निकालने के बाद लू चेन ने ध्यानपूर्वक उसकी सामग्री का अध्ययन किया। जैसे जैसे उसकी नजर पृष्ठ पर नीचे की ओर बढ़ती गई, उसका चेहरा और भी गंभीर होता गया। खुफिया जानकारी पढ़ने के बाद लू चेन ने कुछ देर विचार करने के बाद कमांडर किन से कहा, ली रूई और अन्य लोगों को तुरंत उत्तरी राजकुमार के महल में आने और महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए सूचित करें। जी हाँ, प्रिंस। 1 घंटे बाद ली रूई और अन्य अधिकारियों के साथ साथ नॉर्थ सिटी के कई सैन्य जनरल लू चेन के अध्ययन कक्ष में उपस्थित हुए। वे सभी कुछ उत्सुक थे। आज तो किसी निर्धारित बैठक का दिन नहीं था। उत्तरी राजकुमार ने उन्हें क्यों बुलाया था? क्या ऐसा हो सकता है कि उत्तरी फ्री के राजा पहले ही दक्षिण की ओर रवाना हो गए हों? सबके आ जाने के बाद भी लू चेन ने तुरंत कुछ नहीं कहा। उनकी निगाहें अभी भी मेज पर रखे नक्शे पर टिकी हुई थीं, मानो वे किसी बात पर विचार कर रहे हों। लू चेन के गंभीर चेहरे को देखकर सभी लोग चुप हो गए, बस अध्ययन कक्ष में खड़े होकर लू चेन को देखते रहे और उसके पहले बोलने का इंतजार करते रहे। कुछ देर बाद लू चेन ने देखा कि सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं। उसने उन पर एक नजर डाली और फिर कहा, मुझे अभी अभी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ग्रेट शिया और ग्रेट वू के बीच युद्ध छिड़ गया है। लू चेन की बातें सुनकर सभी लोग अभी भी हैरान थे। ये कैसे हो सकता है? महान राजवंश अनगिनत वर्षों तक शांति में रहे थे, हालांकि लगातार टकराव होता रहा था, लेकिन कभी कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ था। इस समय ग्रेट वू और ग्रेट शिया के बीच अचानक युद्ध क्यों छिड़ गया? मु चांगतियान ने तुरंत पूछा, राजकुमार, क्या हमले की शुरुआत महान वू ने की थी? ये बात स्पष्ट थी कि सुम सम्राट का अगला कदम ग्रेट सुम के भीतर स्थित कुलीन परिवारों से निपटना था, इसलिए सुम सम्राट इस समय युद्ध शुरू नहीं करेंगे। अतः एकमात्र संभावना यही थी कि ग्रेट वू ने ग्रेट सुम पर आक्रमण की शुरुआत की थी। मु चांगतियान का सवाल सुनकर लू चेन ने अपना सिर हिलाया और फिर कहा, अजीब बात है, असल में युद्ध की शुरुआत हमने ग्रेट सुम ने की थी। राजधानी से मिली जानकारी को समझने में मुझे थोड़ा समय लगा। यह अध्ययन कक्ष में बैठे सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। उन्हें यह विश्वास करना भी मुश्किल लग रहा था कि ग्रेट सुम इस समय युद्ध शुरू करेगा। क्या सुम सम्राट तब भी कुलीन परिवारों के साथ समझौता करेगा? इस मौके पर ली रूई ने कहा, राजकुमार, क्या खुफिया जानकारी में कोई गलती हो सकती है? ग्रेट सुम में पहले से ही आंतरिक अशांति फैली हुई है। ऐसे में महाराज इस समय ग्रेट वू पर हमला करने का विकल्प कैसे चुन सकते हैं?
लू चेन ने कहा, खुफिया जानकारी संभवतः सटीक है। समस्या उस व्यक्ति के साथ है जिसने युद्ध को भड़काया। 1 महीने पहले प्रमुख राजवंशों ने पहले ही गुप्त रूप से सेना जुटाना शुरू कर दिया था, जिसमें महान जुए राजवंश ने उत्तरी शहर की सीमा पर 2 लाख सैनिकों को तैनात कर दिया था। उन्होंने कहा, मुझे संदेह है कि किसी ने ग्रेट वू राजवंश के साथ मिलकर जानबूझकर युद्ध को भड़काया, जिससे ग्रेट वू को ग्रेट सुम पर हमला करने का बहाना मिल गया। लू चेन के स्पष्टीकरण से सभी को तुरंत समझ आ गया। वास्तव में सुम सम्राट इस समय युद्ध छेड़ना बिल्कुल नहीं चाहेंगे। उनका इरादा अपने राज्य में मौजूद प्राचीन परिवारों का सफाया करना था। यदि अभी युद्ध छेड़ा गया तो वे उन प्राचीन परिवारों के विरुद्ध अपनी योजनाओं को कैसे अंजाम दे पाएंगे। इसलिए यह अधिक संभावना थी कि किसी कुलीन परिवार ने युद्ध भड़काने के लिए ग्रेट वू के साथ मिलीभगत की थी। महान वू राजवंश का उद्देश्य जरूरी नहीं कि महान सुम राजवंश को हराना हो, लेकिन जब तक वे महान सुम पर पर्याप्त दबाव बना सकते थे, तब तक उनके भीतर के कुलीन परिवार संभवतः महान वू को कई लाभ प्रदान कर सकते थे। बाहरी दबाव का सामना करने पर सुम सम्राट को अंततः इन परिवारों के साथ समझौता करना होगा और प्राचीन परिवारों को खत्म करने का विचार छोड़ना होगा। हालांकि लू चेन को विश्वास नहीं था कि यह इतना आसान था। उसी क्षण लू चेन ने मू चांगटियन की ओर मुड़कर कहा, जनरल मू, यद्यपि आप एक सैन्य जनरल हैं, आपने राजधानी में कई वर्षों तक एक अधिकारी के रूप में कार्य किया है और वहां के राजनीतिक वातावरण से भलीभांति परिचित हैं। आपके विश्लेषण के अनुसार यदि कुलीन परिवारों ने ग्रेट वू और ग्रेट सुम के बीच युद्ध को भड़काया होता तो उनका अंतिम लक्ष्य क्या होता? ये प्रश्न सुनकर मू चांगटियन ने उत्तर दिया, आपके विषय के अनुसार 3 संभावनाएं हैं। पहला विकल्प स्वाभाविक रूप से महामहिम पर बाहरी दबाव डालकर उन्हें कुलीन परिवारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने से रोकना है। दूसरी संभावना यह है कि कुलीन परिवार इस अवसर का लाभ उठाकर अन्य राजकुमारों के साथ एकजुट होकर महामहिम को सिंहासन छोड़ने के लिए मजबूर करना चाहें और किसी अधिक आज्ञाकारी सम्राट को गद्दी सौंपना चाहें। हालांकि इसकी संभावना सबसे कम है, क्योंकि राजकुमारों के नेतृत्व वाले वर्तमान गुट अभी भी मौजूद हैं और इस समय कोई भी दूसरे गुट को मान्यता नहीं देता है। इसलिए किसी भी राजकुमार को सिंहासन पर बिठाने से ग्रेट सुम साम्राज्य का विघटन हो सकता है। तीसरी संभावना के बारे में इस बिंदु पर मू चांगटियन हिचकिचाया, लेकिन अंततः उसने आगे कहा, हाल ही में मैंने एक लोकप्रिय तर्क सुना है कि राजकुमार, आपको स्वयं सम्राट द्वारा उत्तरी शहर भेजा गया था, इसलिए 50,000 ब्लैक कैवलरी वास्तव में आपकी नहीं बल्कि सम्राट की है। नॉर्थ सिटी के आम लोग भी यही मानते हैं, इसलिए निश्चित रूप से उन कुलीन परिवारों की सोच भी यही होगी। इसलिए मेरा मानना है कि कुलीन परिवार इस अवसर का उपयोग महामहिम को 50,000 भारी घुड़सवार सेना को अग्रिम मोर्चे पर तैनात करने के लिए मनाने के लिए कर सकते हैं, ताकि वे महान वू राजवंश के खिलाफ खुद को थका सकें। उन्होंने अनुमान लगाया, महान वू राजवंश अपनी आक्रामक सैन्यवाद के लिए जाना जाता है, जो साल भर लाखों की सेना बनाए रखता है, और उनकी ताकत उत्तरी बर्बर जनजाति से कम नहीं है और उनसे निपटना शायद और भी मुश्किल हो सकता है। यद्यपि 50,000 भारी घुड़सवार सेना मजबूत है, लेकिन अगर उन्हें ग्रेट वू के खिलाफ एक थका देने वाले युद्ध के लिए अग्रिम मोर्चों पर भेजा जाता है तो 1 वर्ष से भी कम समय में वे पूरी तरह से समाप्त हो सकते हैं। दरअसल न केवल आम लोग और कुलीन परिवार, बल्कि मू चांगटियन ने भी एक समय के लिए सोचा था कि क्या लू चेन सुम सम्राट द्वारा विशेष रूप से उत्तरी शहर में भेजा गया एक मोहरा था, क्योंकि लू चेन में थोड़े समय में 50,000 भारी घुड़सवार सेना बनाने की क्षमता नहीं थी। हालांकि जब मू चांगटियन को ग्रेट यू सिटी के अस्तित्व के बारे में पता चला तो उन्होंने इस विचार को खारिज कर दिया, लेकिन ग्रेट सुम में रहने वाले अन्य लोग ग्रेट यू सिटी के अस्तित्व से अनजान थे, इसलिए उनकी नजर में केवल सुम सम्राट ही उत्तरी शहर को 50,000 भारी घुड़सवार सेना से सुसज्जित करने में सक्षम थे। अतः दूसरों के लिए ये 50,000 भारी घुड़सवार सेना मानो स्वयं सुम सम्राट की निजी सेना ही थी। अध्याय 191, अध्याय 191, अध्याय 155, राजकुमार का कदम शब्दों से परे है। अध्याय 191, अध्याय 155, राजकुमार का कदम शब्दों से परे है। अनुवादक 54,96,90,339। ग्रेट सुम के पास मूल रूप से 20,000 से अधिक भारी घुड़सवार सेना थी और सैन्य शक्ति पहले से ही सुम सम्राट के हाथों में केंद्रित थी। अब सुम सम्राट के पास 50,000 अतिरिक्त भारी घुड़सवार सेना उपलब्ध थी। महत्वपूर्ण बात ये थी कि कुलीन परिवारों की दृष्टि में ये 50,000 भारी घुड़सवार सेना पूरी तरह से सुम सम्राट की थी और कोई और इस पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता था। इस स्थिति ने ग्रेट सुम के कुलीन परिवारों को चैन से सोने नहीं दिया। इसलिए मू चांगटियन का मानना था कि यदि महान वू और महान सुम के बीच युद्ध कुलीन परिवारों द्वारा उकसाया गया था तो उनका अंतिम लक्ष्य संभवतः इन 50,000 भारी घुड़सवारों को विघटित करना था। मू चांगटियन के विश्लेषण को सुनने के बाद लू चेन गहरी सोच में डूब गया। मू चांगटियन द्वारा चर्चा किए गए 3 उद्देश्यों में से दूसरा उद्देश्य सबसे कम संभावित था, जबकि तीसरे उद्देश्य की संभावना सबसे अधिक थी। यह निश्चित था कि कुलीन परिवार सुम सम्राट को हटाना चाहते थे, इसमें कोई संदेह नहीं था, खासकर इसलिए कि वर्तमान सुम सम्राट बिल्कुल भी आज्ञाकारी नहीं था और यहाँ तक कि ग्रेट सुम के भीतर प्राचीन परिवारों को जड़ से खत्म करने का इरादा रखता था। लेकिन इस समय सम्राट को बदलना संभव नहीं था। विभिन्न गुटों के फलने फूलने के साथ यदि उन्हें सम्राट को बदलना ही था तो वे नए सम्राट के रूप में किसे चुनते, इस आशंका से कि किसी भी राजकुमार को सिंहासन पर बिठाने से कई लोगों में असंतोष पैदा हो जाएगा। अंततः ग्रेट सुम का विभाजन और गृहयुद्ध का प्रकोप ही परिणाम होगा। कुलीन परिवारों के लिए ग्रेट सुम का विघटन उनके हितों के विपरीत था, इसलिए वे सुम सम्राट को उस पद पर बने रहने देना ही बेहतर समझते थे।
अब कुलीन परिवारों को विभिन्न गुटों के साथ यथासंभव हितों का आदान प्रदान करना था और फिर ये तय करना था कि अगला सम्राट कौन होगा। अगले सम्राट का निर्णय होने से पहले वे सुम सम्राट के रुख के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाएंगे। दोनों देशों के बीच युद्ध भड़काने में वे इतनी जल्दी क्यों थे? इसका कारण संभवतः आंशिक रूप से सुम सम्राट पर दबाव बनाना और आंशिक रूप से सुम सम्राट के नियंत्रण में मौजूद सेनाओं को समाप्त करना था। संभवतः उनका लक्ष्य सुम सम्राट की सैन्य शक्ति पर कब्जा करना भी था। एक बार जब दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ गया तो शुरुआत में सुम सम्राट द्वारा स्वयं सेना का नेतृत्व करना असंभव था। ऐसा करने से सुम सम्राट के हाथों में मौजूद सैन्य शक्ति का एक हिस्सा सौंप दिया जाता, जिससे सैन्य शक्ति को पुनः प्राप्त करने का उनका पूर्व प्रयास निष्फल हो जाता। कुछ सोचने के बाद लू चेन ने मू चांगटियन से पूछना जारी रखा, जनरल मू, अगर शाही दरबार उत्तरी शहर को सेना भेजने का आदेश देता है तो आपको क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए? उत्तरी शहर भले ही लू चेन का सामंती राज्य था, लेकिन वह अभी भी ग्रेट सुम के अधीन था और लू चेन ग्रेट सुम का एक जागीरदार बना रहा। यदि शाही दरबार उसे सेना भेजने का आदेश देता तो वह ऐसा करने के लिए बाध्य था। हालांकि ये स्पष्ट था कि लू चेन अपनी ब्लैक कैवलरी को युद्ध में कमजोर होने के लिए अग्रिम मोर्चे पर नहीं भेजेगा। जनरल म्यू ने लू चेन को सीधे तौर पर यह नहीं बताया कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन उन्होंने उसे याद दिलाया, राजकुमार, उत्तरी शहर अभी विकास के शुरुआती दौर में है और आपने अभी अभी वहाँ मजबूत पकड़ बनाई है। यदि शाही दरबार कोई आदेश जारी करता है और उत्तरी शहर फिर भी सेना नहीं भेजता है तो यह विद्रोह के समान होगा। इस समय सेना जुटाने से न तो उत्तरी शहर को और न ही आपको कोई लाभ होगा। जनरल म्यू भी लू चेन के विचारों को भांप गए थे। ब्लैक कैवलरी उत्तरी शहर की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य शक्ति थी। लू चेन भला कैसे ब्लैक कैवलरी को दुश्मन के हाथों पराजित होने के लिए अग्रिम मोर्चे पर भेज सकते थे? लेकिन अगर शाही दरबार ने आदेश जारी किया और लू चेन ने फिर भी सेना भेजने से इनकार कर दिया तो यह विद्रोह के समान ही होगा। एक बार उत्तरी शहर में विद्रोह हो गया तो भविष्य में उत्तरी शहर का विकास करना और भी मुश्किल हो जाएगा। नॉर्थ सिटी के अधिकांश संसाधन ग्रेट सम के अन्य हिस्सों से लाए जाते थे। यहाँ तक कि नॉर्थ प्रिंस मैंशन में इस्तेमाल होने वाला अनाज भी ग्रेट सम से ही खरीदा जाता था। ऐसे समय में विद्रोह करने से संसाधनों के विभिन्न परिवहन मार्ग अवरुद्ध हो जाते, जो नॉर्थ सिटी के विकास के लिए अत्यंत हानिकारक होता। इस पर जनरल म्यू ने कहा, राजकुमार, मेरी राय में यदि शाही दरबार सचमुच कोई सैन्य आदेश जारी करता है तो आपको 50,000 भारी घुड़सवार सैनिकों को भेजने की आवश्यकता नहीं है। बस सैनिकों का एक हिस्सा भेजें और फिर दावा करें कि अधिकांश भारी घुड़सवार सैनिक मोर्चे पर जाते समय दुश्मन द्वारा नष्ट कर दिए गए, केवल वही सैनिक बचे हैं। ये दृष्टिकोण विद्रोह माने बिना शाही दरबार के सैन्य आदेश का अनुपालन करेगा और आप बहुत अधिक ब्लैक कैवलरी खोने से भी बचेंगे। जनरल म्यू के सुझाव को सुनकर अध्ययन कक्ष में मौजूद बाकी सभी लोगों को यह एक व्यवहार योजना लगी। किसी भी हालत में इस समय विद्रोह न करना अत्यंत आवश्यक था। अब विद्रोह करना अपने ही विनाश को न्योता देने के समान होगा। हालांकि नॉर्थ सिटी के पास 50,000 भारी घुड़सवार सैनिक थे, लेकिन उनके होने से कोई अजेय नहीं बन जाता था। वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए बारूद और तोपों के निर्माण के लिए आवश्यक सभी सामग्रियां ग्रेट सुम के अन्य हिस्सों से लाई जाती थीं। यदि आप अब विद्रोह करते हैं तो बारूद का उत्पादन भी समस्याग्रस्त हो जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद लू चेन ने अपनी नजर किन युशान की ओर घुमाई और कहा, कमांडर किन, शाही दरबार से सहायता मांगने के लिए तुरंत लाल रिबन दूत को भेजें। ये सुनकर अध्ययन में शामिल सभी लोग अचंभित रह गए। सहायता मांगे? वे किस प्रकार की सहायता चाहते हैं? क्या अदालत उन्हें सेना भेजने का आदेश नहीं दे रही है? फिर इस समय उत्तरी राजकुमार राजधानी में लाल रिबन वाला दूत क्यों भेज रहा है? यहाँ की स्थिति क्या है? इस समय किन युशान भी स्तब्ध रह गया। लू चेन ने आगे कहा, बस इतना समझ लीजिए कि उत्तर फ्रे राजा की विशाल सेना सीमा पर दबाव बना रही है और पिछली बार जब हमने स्काई वुल्फ किंग के कबीले से मुकाबला किया था तो उत्तर शहर की सेना बुरी तरह से कमजोर हो गई थी, जिससे उत्तर शहर युद्ध करने में असमर्थ हो गया था। हमें उम्मीद है कि इस बार दरबार दक्षिण से उत्तर फ्रे राजा के आक्रमण को रोकने में उत्तर शहर की सहायता के लिए अधिक सैनिक भेजेगा। ये सभी को जल्द ही समझ आ गया कि क्या हो रहा है। मू चांगटियन के चेहरे से गंभीरता का भाव तुरंत गायब हो गया और फिर उन्होंने कहा, शानदार, सचमुच शानदार। राजकुमार की रणनीति तो सचमुच प्रतिभा की मिसाल है। इस तरह उत्तरी शहर में हमारी सारी सेनाएं उत्तरी फ्रे राजा से निपट रही हैं और उनके पास दरबार की सेनाओं का समर्थन करने के लिए कोई ताकत नहीं बची है। इस समय दरबार हमें किसी भी बात के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता। राजकुमार की चाल तो बस अवर्णनीय प्रतिभा की मिसाल है। लू चेन ने आगे कहा, ठीक है, समय बर्बाद करना बंद करो। रेड रिबन मैसेंजर को तुरंत राजधानी भेजो। बेहतर होगा कि अदालत का सैन्य आदेश यान काउंटी पहुंचने से पहले ही भेज दिया जाए। इसके अलावा मैं दक्षिण से बर्बर जनजातियों के आक्रमण का मुकाबला करने के लिए पहले ही उत्तर की ओर बढ़ चुका हूँ। यदि कोई मुझे ढूंढने आए तो उन्हें बता देना चाहिए कि मैं यहाँ नहीं हूँ। सभी लोग तुरंत लू चेन का इरादा समझ गए। यदि दरबार का दूत वास्तव में आ जाता है और लू चेन को नहीं पाता है तो उनके पास सैन्य आदेश को उसके हाथों तक पहुँचाने का कोई तरीका नहीं होगा। आज के लिए यहीं पर बात खत्म करते हैं। आप सब अब जा सकते हैं। मेरी बात याद रखना, अब से मैं नॉर्थ प्रिंस मैंशन में नहीं हूँ, उन्होंने कहा। तब समूह ने झुककर कहा, आपकी प्रजा अब विदा ले सकती है। इसके बाद किन युशान ने सचमुच लाल रिबन दूत को भेजा। स्थिति को और अधिक गंभीर दिखाने के लिए लू चेन ने इस बार स्वयं एक युद्ध रिपोर्ट लिखी। रिपोर्ट में उसने रोते बिलखते हुए कहा, आंसू बह रहे हैं और उम्मीद जताई कि दरबार उत्तर शहर की सहायता के लिए सेना भेजेगा।
इस दौरान रहस्यमयी चंद्र महल में स्थित एक सराय के निजी कमरे में चेन वानरोंग एक कुर्सी पर बैठी थी। उसका ठंडा और बेहद खूबसूरत चेहरा नई मिली जानकारी को देखते हुए थोड़ा और गंभीर हो गया। समय का हिसाब लगाने पर पता चला कि वह और लिन वान्युन कई महीनों से उत्तरी शहर में थे और लिन वान्युन तो राजकुमार के महल में आंतरिक सुरक्षा दल की उप कमांडर भी बन चुकी थी। फिर भी वे लू चेन के करीब नहीं पहुंच पा रहे थे। लू चेन का दैनिक जीवन बहुत ही नियमित था। खाना, सोना, अध्ययन कक्ष में राजनीतिक मामलों से निपटना और फिर अपने कमरे में अपनी महिलाओं के साथ संतानोत्पत्ति करना। हालांकि लू चेन ने रहस्यमयी चंद्र महल को स्वीकार कर लिया था, लेकिन महल किसी भी मामले में उसकी सहायता करने में असमर्थ था। ऐसा प्रतीत होता था कि उत्तरी राजकुमार हवेली को रहस्यमयी चंद्र महल से किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं थी, जिससे चेन वानरों को लू चेन पर प्रेम कृमि का प्रयोग करने का एक भी अवसर नहीं मिला। उसी क्षण हल्के नीले रंग के लंबे गाउन में सजी लिन वान्युन सहज कदमों से कमरे में दाखिल हुई। चेन वानरों ने धीमी आवाज में कहा, मैडम लिन, ग्रेट सुम और ग्रेट वू युद्ध पर चले गए हैं। ये सुनकर लिन वान्युन थोड़ी चौंक गई। यह निश्चित रूप से चेन वानरों के लिए एक उत्कृष्ट अवसर था। जब तक ग्रेट सुम की सैन्य शक्ति काफी कमजोर हो जाती, वे सुम सम्राट के खिलाफ सीधे कार्रवाई कर सकते थे। चेन वानरों के देश की पुनर्स्थापना भी कोई समस्या नहीं थी। अध्याय 192, अध्याय 192, अध्याय 156। चेन वानरों की समस्या 1, अध्याय 192, अध्याय 156। चेन वानरों की समस्या 1। अनुवादक 54,96,90,339। जिस दिन से चेन वानरों ने मिस्टीरियस मून पैलेस में प्रवेश किया था, तब से वह अपने राष्ट्र को पुनर्स्थापित करने के बारे में सोच रही थी। लेकिन ग्रेट सुम की शक्तिशाली सेना के सामने अल्पकालिक पुनर्स्थापना बिल्कुल असंभव थी। लेकिन अब वह अवसर आ चुका था। जब तक ग्रेट सुम और ग्रेट वू के बीच युद्ध कुछ और वर्षों तक खींचता रहेगा और एक बार ग्रेट सुम की राष्ट्रीय शक्ति लगभग समाप्त हो जाएगी, अगर वे चेन राष्ट्र की पूर्व सेनाओं को एकजुट कर सकें, तो पुनर्स्थापना के सफल होने की काफी संभावना होगी। लिन वान्युन ने चेन वानरों के इरादों को भलीभांति भांप लिया था, लेकिन फिर भी उसने उसे याद दिलाया, महल की मालकिन, रहस्यमयी चंद्र महल के बुजुर्गों ने हमें कई बार रहस्यमयी चंद्र महल लौटने के लिए संदेश भेजा है। अगर हम जल्द ही वापस नहीं लौटे तो मुझे डर है कि। हालांकि चेन वानरों रहस्यमयी चंद्र महल की महल प्रमुख थीं, लेकिन महल पूरी तरह से उनके नियंत्रण में नहीं था। असली शक्ति पर्दे के पीछे मौजूद उन बुजुर्गों के हाथों में थी। चेन वानरों के महल की मुखिया बनने का कारण उनकी असाधारण रूप से उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट प्रतिभा थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह अपनी मर्जी से काम कर सकती थीं। लिन वान्युन ने सीधे तौर पर बुजुर्गों का जिक्र किया, मुख्य रूप से चेन वानरों को ये याद दिलाने के लिए कि यदि वह राष्ट्र को पुनर्स्थापित करना चाहती है, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि बुजुर्ग इसका विरोध करेंगे। रहस्यमयी चंद्र महल के महल प्रमुख के रूप में किसी राष्ट्र को पुनर्स्थापित करने के लिए भाग जाना, विशेष रूप से रहस्यमयी चंद्र महल की शक्ति का उपयोग करना, कुछ ऐसा था जिसे वे बुजुर्ग शायद ही स्वीकार कर पाते थे। इसके अलावा रहस्यमयी चंद्र महल महान राजवंशों के मामलों में शायद ही कभी हस्तक्षेप करता था और उनके जटिल मामलों में उलझना नहीं चाहता था। रहस्यमयी चंद्र महल में बहुत कम लोग ही चेन वानरों के पर्वत से उतरने का उद्देश्य जानते थे। लिन वान्युन की याद दिलाते हुए चेन वानरों ने उदासीनता से कहा, मैं उत्तर राजकुमार पर प्रेम कृमि स्थापित करने के लिए समय निकालूंगी। प्रेम कृमि स्थापित करने के बाद मैं रहस्यमयी चंद्र महल लौट जाऊंगी और फिर पहाड़ से नीचे उतर जाऊंगी। जब तक वह लू चेन पर लव वर्म का प्रयोग कर सकती थी, तब तक वह उसके नियंत्रण में रहेगा और उसे नॉर्थ सिटी में रहने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। उसके नॉर्थ सिटी में रहने का एकमात्र कारण ये था कि उसे लू चेन पर लव वर्म का इस्तेमाल करने का अवसर नहीं मिला था। आखिरकार लू चेन के पास बहुत सारी पत्नियां थीं और वे सभी बेहद खूबसूरत थीं। इतनी सारी सुंदर महिलाओं से भरे अपने हरम को देखते हुए उसका उसमें कोई दिलचस्पी न दिखाना स्वाभाविक था। उसे और अधिक सक्रिय होने की जरूरत थी। हालांकि उसने इससे पहले कभी किसी पुरुष को रिझाने की कोशिश नहीं की थी और उसे ये भी नहीं पता था कि किसी पुरुष को अपने प्यार में कैसे डाला जाए। वह जहाँ भी जाती, उसकी खूबसूरती से मोहित पुरुष बिना किसी को जानबूझकर लुभाए ही उससे प्यार करने लगते थे। चेन वानरों को पूरा यकीन था कि लू चेन के मन में उसके लिए भावनाएं थीं। बस फर्क इतना था कि वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने में बहुत माहिर था। स्पष्ट शब्दों में कहें तो बात यह नहीं थी कि वह अपनी इच्छाओं को दबाता था, बल्कि यह थी कि वह बिना किसी दबाव के उन्हें किसी भी समय प्रकट कर सकता था। इसलिए उसे उस महिला का पीछा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी जो स्पष्ट रूप से उस पर मोहित थी। ये सोचते हुए चेन वानरों ने लिन वान्युन की ओर देखा और फिर पूछा, मैडम लिन, क्या आप जानती हैं कि किसी पुरुष को अपने प्यार में कैसे फंसाया जाए? चेन वानरों से यह सवाल सुनकर लिन वान्युन अचानक अवाक रह गई। किसी पुरुष को अपने प्यार में पागल करना, वह 30 साल की हो चुकी थी और उसका किसी भी पुरुष के साथ कभी कोई अंतरंग या अस्पष्ट रिश्ता नहीं रहा था। भला उसे कैसे पता होता कि किसी पुरुष को कैसे आकर्षित किया जाए? फिर भी लिन वान्युन समझ गई थी कि चेन वानरों ऐसा सवाल क्यों पूछेगी। उसने कहा, महल के स्वामी, मुझे विश्वास है कि आपकी सुंदरता के कारण भले ही आप कुछ न करें, उत्तर राजकुमार आप पर मोहित हो जाएंगे। चेन वानरों ने धीरे से कहा, मुझे उसे जल्द से जल्द अपने प्यार में फंसाना होगा। तब लिन वान्युन ने कहा, महल के स्वामी, मुझे पुरुषों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लिन वान्युन की बातें सुनकर चेन वानरों चुप हो गई। उसे ये भी एहसास हो गया था कि लिन वान्युन ने कभी किसी पुरुष को बहकाने की कोशिश नहीं की थी। उसकी तरह लिन वान्युन भी इस मामले में पूरी तरह अनुभवहीन थी, इसलिए उससे पूछना भी व्यर्थ था।
जैसे ही चेन वानरोंग ये सोच रही थी कि लू चेन को अपने प्यार में कैसे फंसाया जाए, रहस्यमयी चंद्र महल के एक शिष्य ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, महल के स्वामी, उत्तरी राजकुमार के महल में हलचल है। चेन वानरोंग ने ठंडे लहजे में कहा, अंदर आ जाओ। अगले ही क्षण रहस्यमयी चंद्र महल का एक शिष्य निजी कमरे में दाखिल हुआ। चेन वानरोंग ने पूछा, क्या बात है? शिष्य ने जल्दी से सूचना दी, उत्तरी राजकुमार उत्तर भूमि गए हैं और उन्होंने कहा है कि वे उत्तर फ्री राजा के दक्षिण की ओर बढ़ते कदम का विरोध करने के लिए वहां गए हैं। उन्होंने शाही दरबार से सहायता मांगने के लिए एक लाल रिबन दूत भी भेजा है। ऐसा लगता है कि उत्तर शहर में जल्द ही एक और युद्ध छिड़ने वाला है। ये पहली खबर सुनते ही लिन वान्युन और चेन वानरोंग दोनों क्षण भर के लिए चौंक गईं। चेन वानरोंग अभी लू चेन को रिझाने के तरीके के बारे में सोच ही रही थी कि अगले ही पल वह उत्तरी भूमि की ओर भाग गई। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि बहुत सारा समय बर्बाद हो जाएगा, या फिर क्या उसे भी उसके पीछे पीछे उत्तरी भूमि जाना चाहिए? अगर ऐसा होता तो उसके इरादे बहुत स्पष्ट हो जाते और लू चेन निश्चित रूप से उससे और भी ज्यादा सावधान हो जाता। अब लू चेन के मन में उसके लिए भावनाएं विकसित करने में सबसे बड़ी समस्या उसकी अत्यधिक सतर्कता थी। वह लगातार खुद को उससे बचाकर रखता था, जिससे वह उसके दिल में जगह नहीं बना पा रही थी। अगर उसने कुछ भी अनावश्यक किया तो इससे लू चेन उसके प्रति और भी अधिक सतर्क हो जाएगा। इसलिए वह निश्चित रूप से उसके पीछे नॉर्थलैंड नहीं जा सकती थी। तथापि उसे डर था कि लू चेन पर लव वाम का इस्तेमाल करने से पहले उसे नॉर्थ सिटी में काफी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। वह इंतजार कर सकती थी, लेकिन इतने लंबे समय तक मिस्टीरियस मून पैलेस से दूर रहने के कारण वहां के बुजुर्ग उससे और भी अधिक असंतुष्ट होंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चेन वानरोंग ने आखिरकार एक योजना बनाई। मैडम लिन, आप नॉर्थ सिटी में ही रहें। मैं कुछ समय के लिए मिस्टीरियस मून पैलेस वापस जा रहा हूँ। चेन वानरोंग का फैसला सुनकर लिन वान्युन ने कहा, हम ठीक है। लिन वान्युन ने पहले रहस्यमयी चंद्र महल लौटने के चेन वानरोंग के फैसले से सहमति जताई। आखिरकार वे कई महीनों से बाहर थे और उन्होंने कोई प्रगति नहीं की थी। शुरू में उन्होंने लू चेन के चरित्र को गलत समझा था। उन्हें लगा था कि जैसे ही वे लू चेन के करीब पहुंचेंगे वह चेन वानरोंग के प्यार में पड़ जाएगा। लेकिन उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि लू चेन सुंदरता का शौकीन होने के बावजूद एक बेहद सतर्क और सावधान व्यक्ति था। उन्होंने उत्तरी शहर में इतना समय व्यर्थ ही बर्बाद कर दिया था। अंत में चेन वानरोंग मिस्टीरियस मून पैलेस के कुछ शिष्यों के साथ सीधे महल लौट गई और लिन वान्युन को लू चेन के आंतरिक दरबार में गार्ड कमांडर के रूप में सेवा जारी रखने के लिए छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद ग्रेट सम में राजधानी शहर शुवानजेंग हॉल जाते समय मंत्री आपस में फुसफुसाते हुए ग्रेट वू के साथ युद्ध के मामले पर चर्चा कर रहे थे। उसी समय युद्ध मंत्रालय के सहायक मंत्री वांग चेंगशुओ और 8वें राजकुमार गुट के लोगों का एक समूह राजकुमार लू शुयुन के पास पहुंचा और दबी आवाज में किसी बात पर चर्चा करने लगा। एक अधिकारी ने दबी आवाज में कहा, युद्ध का मोर्चा तनावपूर्ण है और अब समय आ गया है कि महामहिम की 50,000 भारी घुड़सवार सेना को तैनात किया जाए। एक अन्य अधिकारी ने कहा, अब जबकि ग्रेट वू ने ग्रेट सुम पर युद्ध की घोषणा कर दी है और अन्य राजवंश ग्रेट सुम पर आक्रमण करने की नियत से नजर रखे हुए हैं, अगर हम अभी अपने दुश्मनों को डराने के लिए एक शानदार जीत हासिल नहीं करते हैं तो भविष्य में हमारी स्थिति और भी बदतर होने की संभावना है। इसके बाद युद्ध मंत्रालय के सहायक मंत्री वांग चेंगशुओ ने कहा, मैं महामहिम को सुझाव दूंगा कि हम शाही सेना पर दबाव कम करने के लिए उत्तरी शहर से 50,000 भारी घुड़सवार सेना को सीधे अग्रिम पंक्ति में तैनात करें। अधिकारियों के बीच हो रही चर्चाओं को सुनकर लू शुयुन ने अनजाने में अपने होठों को थोड़ा ऊपर की ओर मोड़ लिया, ये सोचते हुए कि यह युद्ध इससे अधिक उपयुक्त समय पर नहीं हो सकता था। वह काफी समय से वांग परिवार के साथ इन 50,000 भारी घुड़सवार सैनिकों को भंग करने के बारे में चर्चा कर रहा था, लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा था। अप्रत्याशित रूप से अब यह मौका इतनी तेजी से सामने आ गया था।